ऊपर एक बार फोकस कर लेते हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया कि गुरुवार के सेशन के बाद अक्रॉस द ग्लोब फ्राइडे सेशन कह सकते हैं मार्केट हॉलिडे था। अमूमन ऐसा होता है कि जब भारतीय बाजार में लंबी छुट्टी है, जब वापस हम लौटते हैं तब भी हमें विदेशी बाजार के संकेतों को डाइजेस्ट करना होता है। लेकिन गुड फ्राइडे की छुट्टी ग्लोबल मार्केट्स में भी थी, तो गुरुवार के सेशन की क्लोजिंग से हमें विदेशी बाजार के संकेतों को भांपना होगा। यूएस मार्केट्स थर्सडे सेशन में वॉलेटाइल मूव्स दिखा रहे थे, उसके ठीक बाद गिरावट के साथ डाउ में क्लोजिंग भी देखने को मिली। इस सुबह अगर एशियाई बाजार की बात करेंगे, वहां पर मिले जुले संकेत और गिफ्ट निफ्टी की तरफ से फिलहाल कमजोरी जो 50 अंकों की थी वो कम होती हुई नजर आ रही है। उम्मीद यही करके चल सकते हैं कि संभलते हुए गिफ्ट निफ्टी से भी लेवल्स जो है वो नजर आए। लेकिन विदेशी बाजार से काफी कुछ है इंपॉर्टेंट जो कि जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। और रेसिप्रोकल टैरिफ का सिलसिला जो आगे चला था, उसके बाद जो रिवर्स हुए थे और अब जो है बातचीत के दौर की शुरुआत होती हुई थी, ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है अमेरिका, चीन और भारत के लिए। आइए विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से आशीषा से जानते हैं। बताइए कौन से क्यूज है, कौन से पॉइंट्स है जो जानना जरूरी है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो शुक्रवार के सत्र में भारतीय बाजार बंद थे और कई सारे ग्लोबल मार्केट्स भी बंद, तो वहां से कोई बड़े ट्रिगर्स निकल कर नहीं आए। लेकिन याद रखिए शुक्रवार के सत्र में गुरुवार के सत्र में अमेरिकी बाजारों में मिलाजुला कारोबार दिखा। डाउ जोन्स करीब 550 अंक फिसलकर बंद होता हुआ नजर आया। 1.5% के आसपास की कमजोरी डाउ जोन्स में दिखी। हालांकि S&P 500 सपाट था और नैस्डैक में हल्की सी कमजोरी थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में दिखी थी। इसके अलावा यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो यहां पर भी कमजोरी के ही संकेत निकल कर आ रहे हैं। फुट्सी सपाट था, लेकिन कैक और डैक्स दोनों ही इंडिसेस में करीब 0.5% की गिरावट दिखी थी। इसके अलावा याद रखें अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया दौरे पर होंगे इस हफ्ते। करीब 4 दिन की उनकी टूर है, तो वहां से प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात होगी। किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं, स्पेशली को लेकर, उस पर सबकी नजर रहेगी। तो वो भी एक बड़ा फैक्टर होगा अगले 4 दिनों तक। कमोडिटी मार्केट की बात करें तो वहां से कई सारे संकेत निकल कर आ रहे हैं। सोना फिर एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार करता हुआ। याद रखें ग्लोबल बाजारों में काफी अनसर्टेनिटी है, टैरिफ वॉर को लेकर अनिश्चितता है, जिसके चलते सेफ हेवन बाइंग नजर आई है प्रेशियस मेटल्स में, सोने और चांदी पर, और वो फिर एक बार आज भी कंटिन्यू होती हुई नजर आई। स्पॉट गोल्ड 1.5% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ $3,370 पर आउंस के आसपास। चांदी की बात करें तो यहाँ पर आज सुबह फिर एक बार तेजी दिखी, $32.5 पर आउंस के आसपास। इसके अलावा ब्रेंट क्रूड की बात करें तो कच्चे तेल में पिछले कुछ दिनों से कमजोरी दिखी है। याद रखें ग्लोबल ग्रोथ कंसर्न्स है, जिसके चलते डिमांड कम होती हुई नजर आएगी और इसी के चलते कच्चे तेल में गिरावट दिखी है। ब्रेंट क्रूड आज $66.8 पर बैरल के आसपास कारोबार करता हुआ करीब 1.5% की गिरावट यहां पर नजर आई है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 110 के लेवल्स जो हमने पिछले 1-1.5 महीने में देखे थे, वहां से फिसलकर 100 के नीचे तो फिसला ही था, अब 99 के नीचे भी फिसल चुका है। डॉलर इंडेक्स 98.4 के आसपास कारोबार हुआ, तो यूएस डॉलर डेप्रीशिएट होता हुआ और इंडियन रुपी के अलावा भी कई सारे और करेंसीज अप्रीशिएट होते हुए, जो एक पॉजिटिव है इंडियन मार्केट्स के लिए। एशियाई बाजारों की बात करें तो जैसे मानसी ने बताया, सुस्त संकेत ही निकल कर आ रहे हैं। याद रखें हांगकांग के बाजार आज बंद रहेंगे, लेकिन इसके अलावा निके में 350 अंकों की कमजोरी दिखी है। हालांकि कॉस्पी यानी कोरियन मार्केट और चीन से ज्यादा कोई बड़े संकेत निकल कर आ रहे हैं, लेकिन कुछ बड़े ट्रिगर्स हैं जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए, और उसमें से एक वर्ल्ड बैंक का कुछ डेटा रिलीज होता हुआ नजर आएगा ग्लोबल ग्रोथ को लेकर, और इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट की इंडिया टूर से भी कई कुछ संकेत निकल कर आएंगे। इसके अलावा DII और FII के आंकड़ों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। याद रखें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने तीसरे दिन लगातार भारतीय बाजारों में थर्सडे को खरीदारी की थी और 3 दिनों में करीब 15,000 करोड़ के शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं। थर्सडे को FIIs ने करीब 4,500 करोड़ की खरीदारी की, वही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 2,000 करोड़ की बिकवाली की थी। लेकिन ऐसे में किस तरह के संकेत FII और DII के पोजीशनिंग में किस तरह से बदलाव हुए हैं, अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक गुड मॉर्निंग। FIIs की फिर एक बार खरीदारी, लेकिन पोजीशनिंग में किस तरह के बदलाव हुए हैं और उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पर आज किस तरह का होगा?
शीशा गुड मॉर्निंग। देखिए एफआईज बाई कर रहे हैं और अच्छी चीज है, लगातार 3 सत्र की खरीदारी देख चुके हैं शीशा। और देखिए एक हैंगओवर था एफआईज की बाइंग को लेकर कि एफआईज कब लौटेंगे, और अब ऐसा लग रहा है कि उनकी जो बाइंग हो रही है वो टिकेगी भी। हालांकि देखिए ट्रेड वॉर को लेकर अभी टेंशन जो है वो कायम है। चाइना और अमेरिका के बीच में जो नहीं हो बरकरार है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह जरूर कहा है कि चीन के साथ वो बातचीत करेंगे या फिर बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन अभी भी ये तनाव खत्म नहीं हुआ है। और ये साफ साफ ऐसा लग रहा है कि एफआईज का जो पैसा आ रहा है कम बैंकिंग स्टॉक्स में आ रहा है, क्योंकि हमने देखा कि बैंक निफ्टी में जिस तरह की रफ्तार बनी है पिछले हफ्ते करीब करीब 6% के आसपास की तेजी रही है। एक शॉर्ट वीक रहा है, 3 ही ट्रेडिंग सत्र थे पिछले हफ्ते, लेकिन एक बढ़िया मोमेंटम हमने देखा है। आईटी एक जरूर पेन पॉइंट है। देखिए अगर एफआईज का पैसा होता है तो ये 2 बड़े सेक्टर हैं जो बेटे के लिहाज से बड़े हैं, एक आईटी है और एक बैंक। आईटी में देखें कि लगातार चैलेंजेस बने हुए हैं, यूएस में चैलेंजेस हैं, और उसके बाद जो नतीजे भी आए हैं अभी इन्फोसिस की, ये भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये टेंशन वाली चीज जरूर है। अदरवाइज हाल फिलहाल के जो आंकड़े हैं उनको देखकर ये जरूर लग रहा है कि एफआईज का मूड ठीक है और उनको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी भारत में दिख रही है। अपॉर्चुनिटी इसलिए दिख रही है क्योंकि यहाँ के अगर आप मैक्रोज देखेंगे, फंडामेंटल्स देखेंगे तो वो बेहतर है। एफआईज को क्या चाहिए? देखिए महंगाई दर में लगातार हमने कमी देखी है, रेट कट का तोहफा मिल रहा है भारत में इन्वेस्टर्स को और कंज्यूमर्स को भी, टैक्स कलेक्शन के अच्छे नंबर आए, तो फंडामेंटली चीजें यहाँ बेहतर हैं। तो उम्मीद करके चलेंगे कि एफआईज का जो ट्रेंड निकल कर आ रहा है बाइंग का, वो यहाँ से शायद टिकाऊ होने की पूरी की पूरी उम्मीद है। बिल्कुल। तो चलिए एफआईज की खरीदारी से एक पॉजिटिव शुरुआत तो होती हुई, लगातार 3 सेशन से एफआईज की खरीदारी। अभिषेक गुड मॉर्निंग। गुरुवार के सेशन की अगर बात करें, निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी की अगर बात करें, वैसे तो नतीजों का सिलसिला चल रहा है, काफी सारे नंबर्स भी, और जिसके चलते बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स फोकस में रहेंगे, लेकिन उससे भी पहले निफ्टी की अगर बात करें, बुलिश मोमेंट जो है थ्रू आउट द वीक कह सकते हैं पिछले हफ्ते जारी रहा, और निफ्टी जब क्लोज भी हुआ गुरुवार के सेशन में 23,850 यानी कि 23,900 के नजदीक जो लेवल्स है उसे कायम रखा हमने। द सेशन मजबूती थी और ये मजबूती वन साइड अप मूव में तब्दील रही। ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स के मूव्स देखने को मिले। आज के सत्र में निफ्टी के लिए आउटलुक क्या रहेगा? मानसिका गुड मॉर्निंग। देखिए निफ्टी की क्लोजिंग बेहद शानदार रही है। पिछले हफ्ते हमने देखा 4 सत्र लगातार तेजी हो गई है। 3.5 महीने की ऊंचाई पर निफ्टी ने अपना क्लोजिंग हाई बनाया है। 3.5 महीने का सबसे ऊपरी स्तर हमने देखा है। मोमेंटम यहाँ से देखिए मजबूत रहने की उम्मीद है। मानसी आज अगर हम ग्लोबल अगर संकेतों की बात करें वो थोड़े से विपरीत जरूर हैं। अदरवाइज कल की बात करें तो वो संकेत हमारे लिए बिल्कुल ठीक है, वहां पर कोई प्रॉब्लम है नहीं। और निफ्टी को भी निफ्टी बैंक से यानी कि बैंकिंग स्टॉक से पूरा का पूरा सपोर्ट मिला है तेजी का, और उम्मीद करके चलेंगे कि आज वो बरकरार रहने भी वाला है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन ये है कि चूंकि आज गिफ्ट थोड़ी कमजोरी के संकेत दे रहा है, डाउ फ्यूचर से भी कमजोरी के संकेत हैं, तो मे भी थोड़ा आज 4 दिनों की जो एक तरफा जो हमने तेजी देखी उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगे, लेकिन बाजार में जो मोमेंटम है वो तेजी का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ से अगर आगे के हम टारगेट की बात करें तो अब निफ्टी जो है तैयार देख रहा है 24,100 तक जाता हुआ, उसके बाद 24,100 क्रॉस करेगा तो 24,500 तक की भी दायरे खुल जाएंगे। निफ्टी और निफ्टी बैंक में देखिए मानसी साफ तौर पर निफ्टी बैंक ने अपना क्लोजिंग हाई बना लिया है, रिकॉर्ड हाई से बस थोड़ा सा ही दूर है। निफ्टी को भी सफर तय करना है, और चूंकि निफ्टी के लिए अगर हम बात करें जो स्पीड ब्रेकर्स का जिन सेक्टर्स ने काम किया है, ऑटो ने सपोर्ट नहीं किया है, आईटी ने प्रेशर बनाने का काम किया है, फार्मा को लेकर थोड़ी सी खराब खबरें आई थी कि ट्रम्प टैरिफ लगा सकते हैं, तो वो रफ्तार नहीं रही है। लेकिन ये जरूर है कि कोई ऐसी चिंता की बात यहाँ से डाउनसाइड बहुत ज्यादा ऐसा दिख नहीं रहा है। सपोर्ट की बात करें तो 23,600 650 के आसपास एक बढ़िया वाला सपोर्ट फिलहाल निफ्टी के लिए दिख रहा है। तो जो रणनीति होनी चाहिए आज, चूंकि अब लगातार तेजी के बाद हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आया है, थोड़े ग्लोबल क्यूज भी उतना सपोर्ट नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ी गिरावट हो सकती है शुरुआत में, लेकिन मोमेंटम जो है उसको कोई डेंट नहीं है। देखिए ट्रेड वॉर वाले जो टेंशन है अपनी जगह पर है, वो कायम है। अगर वो चीजें अगर सुलझती हुई आती हैं तो एक बाजार के लिए और बूस्टर का काम करेगा। लेकिन जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए की या फिर निवेशकों की, वो निश्चित
और बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए और माहौल अच्छा है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं मानती। ठीक है, तो ये नजरिया निफ्टी पर, लेकिन इसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करें तो याद रखें यहाँ पर भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस पिछले हफ्ते दिखा था, इनफैक्ट आउट परफॉर्मेंस दिखा था निफ्टी बैंक। और अभिषेक, निफ्टी बैंक की बात करें तो क्या वो आउट परफॉर्मेंस इस हफ्ते भी कंटिन्यू होगा, और कौन से वो लेवल्स होंगे जहां पर अब हमें नजर रखनी चाहिए? हालांकि बैंकिंग सेक्टर में कई सारे बैंकिंग कंपनियों के नतीजे आए थे जो काफी अच्छे थे, तो आज बैंकिंग स्टॉक्स में परफॉर्मेंस इन एनी केस काफी अच्छा होगा। आशीषा, डेफिनेटली देखिए, आज भी अगर निफ्टी को सपोर्ट मिलना है तो निफ्टी बैंक मिलेगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक और आईसीसी बैंक जो कि बेल वेदर है मार्केट के, और अब बड़ा वेटेज है ना सिर्फ निफ्टी बैंक में बल्कि निफ्टी में भी नतीजे अच्छे आए हैं। तो आप उम्मीद करके चलिए कि आज खुलते ही आपको रिकॉर्ड हाई के लेवल दिखेंगे, 55,000 के ऊपर का निफ्टी बैंक दिखेगा, और इन दोनों शेयरों से निफ्टी बैंक को मजबूत सपोर्ट मिलेगा। पिछले हफ्ते देखिए 3 ही ट्रेडिंग सत्र थे आशीषा, और 3 सत्र में निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंस दोनों में करीब 6% के आसपास की तेजी रही है। और आज संकेत अच्छे हैं, स्पेशली फाइनेंशियल्स को लेकर देखिए चीजें भी ठीक हुई हैं। फाइज का पैसा हम मान के चल रहे हैं कि निफ्टी बैंक में आ रहा है। रेट कट के चलते पूरा का पूरा हमने देखा कि माहौल थोड़ा बदला है, फेवर में आया है बैंकिंग स्टॉक से, और अच्छे लेवल्स भी हमने देखे हैं। और क्या सरकारी बैंक, क्या प्राइवेट बैंक, हर तरफ हम तेजी देख रहे हैं। एचडीएफसी बैंक की बात करें 1900 रुपए के आसपास का स्तर है, एसबीआई की बात करें तो हम देख रहे हैं कि 800 रुपए के ऊपर जाने के लिए तैयार दिख रहा है। तो आज आप उम्मीद करके चलिए। देखिए थोड़ा सा ग्लोबल जो क्यूज हैं वो उतने सपोर्टिव नहीं है, गिफ्ट निफ्टी थोड़े से वीकनेस के संकेत दे रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक हो सकता है कि जो कहानी हम पिछले कम से कम 2 सत्र में बाजार में हमने देखा है कि ऐसा लगा कि शायद प्रॉफिट आ जाएगी, लेकिन खुलने के बाद सारी चीजें घटा बता के बाजार ऊपर गया है। आज निफ्टी बैंक की बदौलत भरोसा करके ये चल सकते हैं, और ये दोनों के दोनों शेयर निफ्टी बैंक को आज फिर से सपोर्ट देते हुए 55,000 के ऊपर आप मान के चलिए कि आज की ओपनिंग हो सकती है। और अगर हम सपोर्ट्स की बात करें तो वो आप शीशा अब सपोर्ट भी काफी ऊपर आ रहे हैं। अब 54,000 के ऊपर की हमने क्लोजिंग देखी है, तो 53,800 53,900 की रेंज में निफ्टी बैंक के लिए सपोर्ट मिलना चाहिए। और आज फिर से बाजार को दिशा देने का काम निफ्टी बैंक करेगा इन दोनों शेयरों की बदौलत। इनफैक्ट बैंकिंग के जो भी नतीजे आए, अच्छी अपडेट से ये देखिए हमें पहले मिल गए थे कि बैंकिंग के नतीजे अच्छे आएंगे, और एक्चुअल जो अब नंबर्स आ रहे हैं उसमें उन आंकड़ों पर पूरी तरह से मुहर भी लगती हुई दिख रही है। तो आज ये नया रिकॉर्ड हाई निफ्टी बैंक में बनने की पूरी संभावना दिख रही है, और यहाँ से ज्यादा कम से कम निफ्टी बैंक में डाउनसाइड नहीं दिख रहा है। अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ चेक करके ट्रेड लेना है तो मेरे हिसाब से निफ्टी बैंक वेल प्लेस दिख रहा है यहाँ से। आपने बाजार को दिशा देने का काम लास्ट ट्रेडिंग सेशन से ही बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में, इन पर्टिकुलर बैंक निफ्टी ने किया था, और आज के सत्र में भी पूरी तरह से तैयार होना चाहिए, क्योंकि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंकिंग मेजर्स के जो नंबर्स आए हैं और नंबर्स में जो मजबूती देखने को मिली है, क्लियरली यहाँ से भी बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स का पलड़ा भारी रहेगा। बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी हम कहते ही हैं बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स। क्वार्टरली अपडेट से ही ये सिलसिला चला था। इनफैक्ट शुक्रिया अभिषेक निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेकिन ये जो सिलसिला है क्वार्टरली अपडेट से चला था, जब हमने देखा था कि अपडेट्स में भी काफी कुछ पॉजिटिव रहा, उसके बाद संकेत मिल ही रहे थे कि ऑलमोस्ट सारे के सारे बैंकिंग प्लेयर्स जो हैं वो मजबूत रुझान दिखा सकते हैं। और नतीजों के लिहाज से भी आई थिंक एक इंडसइंड बैंक के क्वार्टरली अपडेट्स कुछ कमजोर थे, उसके लार्जर बैंकिंग प्लेयर्स के अपडेट्स पॉजिटिव थे। थर्सडे सेशन की अगर बात करें, और बैंक निफ्टी को स्क्रीन पर एक लेकर आना चाहिए, क्योंकि थर्सडे सेशन में भी सबसे ज्यादा सपोर्ट जो है वो बैंकिंग से ही डेवलप हो रहा था। ड्यूरिंग एंटायर सेशन अगर आप देखें, वन साइड अप मूव 1172 अंकों की मजबूती के साथ बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई है। और आज भी क्लियर ये संकेत मिल रहे हैं बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की लार्जर प्लेयर्स एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स के ठीक बाद बैंक निफ्टी में तैयार रहिए एक मजबूत शुरुआत के लिए। और जहां बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में इतना कुछ होता है, बैंकिंग सेक्टर पर ही बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। और मेरे सहयोगी अभिषेक गावशिंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुबह सुबह अपना समय दे रहे हैं बैंक फाइनेंशियल्स पर विस्तार से हमसे बातचीत करने के लिए। गुड मॉर्निंग अभिषेक। हर लिहाज से नंबर्स की अगर बात
दोनों बैंकिंग मेजर्स के अच्छे आए हैं, एसेट क्वालिटी में भी सुधार रहा है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के लिए यहाँ से किस तरह के सेंटिमेंट्स आपके हिसाब से डेवलप हो रहे हैं? सही, सबसे पहले अगर नतीजों की बात तो ये इन्होंने आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक दोनों के नतीजे बाजार की उम्मीदों से बेहतर रहे हैं। की पॉइंट्स पर बात करें तो निम्स में एक्सपेंशन देखने को मिला है, स्लिपेजेस में जो है करेक्शन आया है, स्लिपेजेस गिरे। इसके अलावा एनपीएस जो है वो ऑलमोस्ट अंडर कंट्रोल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर जो है हमने डिपॉजिट्स में अच्छा खासा ग्रोथ देखा और डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो लोन ग्रोथ से ज़्यादा है। और इसका असर ये हुआ है कि एलडीआर रेशियो में इंप्रूवमेंट आया है। और मैं ये आपको बता रहा हूँ कि एलडीआर रेशियो का इंप्रूवमेंट जो है एचडीएफसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर की खबरें आई थी उस समय ये जो रेशियो है जो 100% के आसपास चला गया था। अभी ये करीब करीब 97% के आसपास है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि ये FY27 तक जाते जाते जो है 90% के आसपास पहुँच जाएगा। और इस लिहाज से देखें, और इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक जो है कंटिन्यूसली अपने आउट परफॉर्मेंस को सस्टेन कर रहा है, जो में आपका जो इम्प्रूवमेंट है वो लगातार देखने को मिल रहा है। अगर लोन ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर जो है ओवरऑल सिस्टम में लोन ग्रोथ जो है FY25 में अराउंड 11% के आसपास रहा है, पर FY25 का जो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक का जो रिपोर्टेड लोन ग्रोथ नंबर है वो सिस्टम के ग्रोथ नंबर से ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो यहाँ पर दो बैंक्स ने करीब करीब जो अपनी कमेंट्री में कहा है कि लोन ग्रोथ तो सिस्टम के हिसाब से ही रहेगा, परंतु उनके डिपॉजिट जो ग्रोथ है वो यहाँ से भी जो है वो बरकरार रहेंगे। और इस लिहाज से अगर देखें तो पिछले दिनों जो है बैंक्स ने जो है निफ्टी को आउट परफॉर्म किया था और जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं। दूसरी बात, आरबीआई ने जिस तरह का सिस्टम में लिक्विडिटी इन्फ्यूजन किया है और पिछले दिनों जो सीआरआर और जो हमने रेपो रेट में जो कट देखा है, इन चारों चीज़ों को मिलाकर देखें तो एक चीज़ यहाँ से बिल्कुल साफ नज़र आती है और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी इस बात को जाहिर कर रही है कि बैंकिंग सेगमेंट में जो है आउट परफॉर्मेंस यहाँ से बरकरार रह सकता है टर्म में। बिल्कुल, तो ये नजरिया बैंकिंग सेक्टर पर, लेकिन इसके अलावा आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के भी याद रखें नतीजे आए थे। लेकिन अक्रॉस द बोर्ड पूरे आईटी सेक्टर की बात करें अभिषेक तो नतीजे ठीक ठाक कमजोर ही रहे हैं। और गाइडेंस की बात करें तो इन्फोसिस की भी FY26 की गाइडेंस ज्यादा कुछ हेल्दी तो नहीं है। नतीजे कैसे रहे और वैल्यूएशन के स्टैंड पॉइंट से देखें तो आईटी स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म किया निफ्टी को, तो क्या अब वैल्यूएशन रीजनेबल नजर आ रहे हैं आईटी स्टॉक्स? आईटी सेक्टर पर अगर बात करें तो यूएस फोकस सेक्टर होता है। यूएस से अच्छा खासा यहाँ पर आता है और इस लिहाज से यूएस से जो न्यूज़ फ्लो आ रहा है या जो डेवलपमेंट हो रहे हैं या टैरिफ वॉर्स वगैरह हो रहा है, उनका इम्पैक्ट यकीनन जो है आईटी सेक्टर पर रहेगा। एक्सपेक्टेशंस अगर रिजल्ट्स को देखें तो काफ़ी मॉडेस्ट थी। उस लिहाज से अगर देखें तो रिजल्ट्स में न तो कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज न कोई नेगेटिव सरप्राइज है। की चीज़ ये है कि अगर मैनेजमेंट की कमेंट्रीज भी देखें तो वो नियर टर्म में जो है एक तरह का बता रही हैं कि जिस तरीके से यूएस में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके हिसाब से अगर जो क्लाइंट्स हैं वो हालांकि उन्होंने कोई डील कैंसिल नहीं की है, बट डील का जो डेवलपमेंट होता है या जो एग्जीक्यूशन होता है उसमें डिले हो सकता है, डिसीजन मेकिंग में डिले हो सकता है। ये चिंता जो है काफ़ी सारे जो आईटी के प्लेयर्स उन्होंने जाहिर की है और उसका इम्पैक्ट हो सकता है Q1 में देखने को मिले। Q1 में स्ट्रीट की भी एक्सपेक्टेशन आईटी सेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, हालांकि जो डील पाइपलाइन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसका फ़ायदा जो है अगर ये जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट से यहाँ पर कोई स्टेबिलिटी आती है तो सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में H2 FY26 में उसका फ़ायदा देखने को मिल सकता है। और उसी के मद्देनज़र जो है ज़्यादातर प्लेयर्स ने जो है FY26 का गाइडेंस थोड़ा सा ठीक ठाक दिया है। इसके अलावा अगर बात करें तो वैल्यूशंस की तो पिछले 3 या 6 महीने में हम देखें तो आईटी सेक्टर में अच्छा खासा करेक्शन आया है और इस करेक्शन के बाद जो है वैल्यूशंस थोड़े से रीजनेबल लगने लगे हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ से आईटी सेक्टर में आउट परफॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, पर इन नतीजों को देखते हुए और मैनेजमेंट की कमेंट्री को देखते हुए एंड थर्ड थिंग जो ऑर्डर पाइपलाइन है, इन 3 चीज़ों को अगर देखें और तरीके से स्टॉक प्राइसेस में करेक्शन हो चुका है तो यहाँ से हो सकता है कि जो करेक्शन का पेस है वो कम डाउन हो जाए, फॉल जो है वो हॉल्ट हो जाए। बट आउट परफॉर्मेंस के लिए जो है स्पेशली यूएस मार्केट से और यूएस की तरफ से कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट आता है उसके बाद ही यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट होगा। एब्सोल्युटली। अभिषेक, वैसे 18 प्रदेश ज्वाइन करने के बाद डेब्यू तो आपने समय पहले ही कर लिया, लेकिन आज स्क्रीन शेयर आपके साथ पहली बार कर रही हो तो फिर मैं पार्टी लेने वाली हूँ आपके साथ। थैंक यू सो मच सारे डिटेल्स के लिए। आईटी सेक्टर और
बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर अपना नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। सो आईटी सेक्टर पर तो फोकस है ही, क्योंकि क्लियरली यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्लोबल कनेक्ट्स के साथ ताल्लुक रखते हैं सेक्टर। पिछले दिनों में जिस तरह के वॉलेटाइल सिनेरियोज डेवलप हुए हैं, टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स नैस्डैक की तरफ से भी, और उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट जो भारतीय बाजार पर पड़ा है, करेक्शन का फेज जैसे अभिषेक बता रहे थे, हो सकता है कि खत्म हो जाए, लेकिन ये भी याद रखना है कि इन्फोसिस के नंबर्स कमजोर थे। आगे विस्तार से फंडामेंटल एक्सपर्ट से भी इस पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक मेजर प्लेयर्स हैं ही, जिसके अच्छे नतीजों फंडामेंटल टेक और साथ ही टेक्निकल नजरिया जानने की कोशिश होगी। वैसे एचडीएफसी लाइफ के भी नंबर्स आए थे, जहां चौथी तिमाही में मुनाफे में बढ़त देखने को मिली, और वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस की अगर बात करें, वीएनबी मार्जिन के आंकड़े भी सुधार देखने को मिला था। आइए खबरों वाले शेयर्स अब जान लेते हैं। ढेर सारी खबरें एक्सचेंजेस पर बाजार बंद होने के बाद गुरुवार से लेकर अब तक आई हैं, और उनमें से इंपॉर्टेंट खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है वो सारी हमने छांटी है। ये सारी खबरें लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग मानसी। सबसे पहले जो है इंडसइंड बैंक पे नजर रखिएगा। यहाँ पे ऑफ कोर्स बहुत सारे जो मैनेजमेंट चेंजेस जो पिछले 6 महीने में हम देखे हैं, यहाँ पे इम्पोर्टेंटली देख रहे हैं कि संतोष कुमार चीफ अकाउंटेंट जो डिप्टी सीएफओ को थे, अब जो है उनको जो है सीएफओ कर रहे हैं, और अरुण खुराना जो है उनको जो फॉर्मली रिलीव किया जा रहा है। तो कुछ मैनेजमेंट चेंजेस है इंडसइंड बैंक में, पर स्टॉक में देखें तो ऑफकोर्स एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग भी देखने मिली है, जिस तरह उनकी जो अपडेट्स आ रही हैं। आईटीसी की बात करें तो 24 मंत्रा ऑर्गेनिक की ब्रांड है, एक एक्विजिशन हुई है D2C की, 472 करोड़ रुपीज़ का ये एक्विजिशन है अपनी ऑर्गेनिक फूड बिजनेस को बढ़ाने के लिए। आईटीसी का मान के चलिए कि जो मार्जिन है इस फूड बिजनेस में वो टुवर्ड्स दी हायर साइड पे है, तो इसके कारण जो वैल्यूएशन पे जो डील हुई है वो मल्टीपल्स जस्टिफाइड है। बीएचएल की बात करें तो ये इन्होंने अपनी सबसे बड़ी हाईएस्ट एवर ऑर्डर इनफ्लो दिया है। वित्त 2025 के आंकड़े बताए हैं, 27,350 करोड़ का ये आंकड़ा है, लगभग 19% ग्रोथ जो है देखने मिली है। क्यूफर बिजनेस अपडेट अच्छा आया है बीएचएल का। सिर्फ माइंडली पॉजिटिव न्यूज फ्लो है। यूएस ने जो है इंस्पेक्शन किया था उनके प्लांट गोवा में, और वहाँ पे प्लांट को वॉलंटरी एक्शन इनिशिएटेड का स्टेटस मिल चुका है। डेविस लैब्स की बात करें तो लंबे अवधि के लिए एक ग्लोबल फार्मा कंपनी के साथ एडवांस इंटरमीडिएट का जो है इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है। लगभग टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 650 से 700 करोड़ होने वाली है इस डील के बाद। अदानी पोर्ट्स 50 MTPA के जो कैपेसिटी है उस पर ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने एक पोर्ट को एक्वायर किया है, स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। वही JSW स्टील की बात करें तो उनकी जो इटालियन आर्म है, इटालियन गवर्नमेंट के साथ बड़ा एग्रीमेंट साइन किया है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल साइट होती है वहाँ पे उसको है रिक्लेम करने वाले हैं। अब याद रखिए यूरोप में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बहुत पुराने होते हैं, तो रिक्लेम के जो काम आते हैं वो बहुत बड़े साइज़ के होते हैं और बहुत सालों चलते हैं। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग जो है काम JSW स्टील ने पकड़ा है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट को नोट कर लीजिए, ये सारे फंड रेजिंग डेट्स हैं। बाइकॉन इंटरनेशनल 24 अप्रैल रहेगा, दिव्यांग इंटरनेशनल का भी यही आंकड़ा है, वो लगभग 30 अप्रैल को है, और DCB बैंक की बात करें तो 25 अप्रैल को जो है फंड रेज की जो है विचार होने वाले, और आखिर NHPC ये भी डेट 23 अप्रैल रहेगा। तो ये अहम खबरों वाले शेयर पे आपकी नज़र होनी चाहिए। तो कई सारे स्टॉक्स खबरों के दम पर जो आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक करके कई सारे दिग्गज मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, और सबसे पहले अब हमारे साथ कुणाल परार जुड़ चुके हैं। कुणाल, गुड मॉर्निंग, और ET Now स्वदेश पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इंडेक्स लेवल पर बताएं, पिछले हफ्ते की तेजी के बाद आज सुस्त शुरुआत के संकेत निकल कर आ रहे हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर चर्चा को तो की, लेकिन आपका व्यू क्या होगा और कौन से लेवल्स होंगे दोनों ही इंडिसेस पर जहां पर हमें नजर रखनी चाहिए? वेल, गुड मॉर्निंग। एंड एक बहुत ही शानदार रैली हमें लास्ट वीक में देखने को मिली है। आप देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लेवल पे जो रैली हमें देखने को मिली है, जो मोमेंटम हमें देखने को मिली है, एंड जिस हिसाब से दोनों ट्रेड कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में और भी अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है। एंड थोड़ा सा कंसर्न फिलहाल प्रेजेंट लेवल पे है, क्योंकि अभी आप देखिए तो 23,900 एंड मैं बात करूँ 5th Feb तो 23,810, और उसके बाद 25 मार्च की बात करूँ तो 23,870 का अराउंड दो बार रेजिस्टेंस लिया था। नो डाउट क्लोजिंग 2851 के ऊपर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 23,900 एक डिसीजन लेवल है। अगर इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिलता है तो यहाँ से फर्दर ऊपर की मोमेंटम देखने को मिल सकती है, और वो मोमेंटम में आपको 24,000
24,300 एंड अगर 24,300 ब्रेक होता है तो 24,800 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो 23,900 के लेवल पे फोकस करना जरूरी है, उसके ऊपर क्लोजिंग आना जरूरी है। लोअर लेवल की बात करें तो फिलहाल जो सपोर्ट आ रहा है बहुत ही नीचे है, 23,200 से लेके आप 22,900 तक के सपोर्ट पकड़ के चल सकते हो। सामने अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो जिस हिसाब से बैंक निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रही है, बैंक निफ्टी में ऑलरेडी हमें ब्रेकआउट आते हुए देखने को मिल चुका है। एक हर्डल ये है जो इसका ऑल टाइम हाई वाला जो लेवल है 54,467, वो एक यहाँ पे हर्डल बना हुआ है। अगर ये क्रॉस हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया लेवल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे और इनिशियली आपको 55,200 से लेकर 56,000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। जबकि बैंक लोअर लेवल पे फिलहाल जो सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो 53,100 का है। सो वॉलेटिलिटी जिस हिसाब से ज्यादा हमें देखने को मिली थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, उसके हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस डायनेमिक लेवल पे है, हाई लेवल पे है। ठीक, ये नजरिया निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। लेकिन कुणाल, आज के आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे, कौन से वो सेक्टर्स और स्टॉक्स होंगे जहां पर कमाई के मौके बनेंगे? पहले अगर कमाई के मौके की बात करें तो एक अच्छी खासी रैली हमें थ्रू आउट इंडेक्स को मिली है। जितने भी सेक्टर है अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमें वहां पे देखने को मिला है और लग रहा है कि आने वाले दिनों में और भी अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। उसमें सबसे पहला जो स्टॉक है वो आईसीआईसीआई बैंक है। ये क्या रैली स्टॉक ने हमें दिखाई है, ब्रेकआउट हमें दिखाया, ऑल टाइम हाई पे स्टॉक आ चुका है। इतना ही नहीं, स्टॉक ने 55 बनाया, अनचार्टेड टेरिटरी पे आ गए, वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक फर्दर रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, खरीदारी करके चलने की सलाह है। 1406 के अराउंड आईसीआईसीआई बैंक का क्लोजिंग है। अगर मैं टारगेट की बात करता हूँ और पहले हम एसएल की बात कर लेते हैं, 1406 के अराउंड है, 1360 का यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं तो 1445 पहला टारगेट, और जैसे ब्रेक होता है आपको ऊपरी लेवल 1500 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। मैं अगेन लेवल रिपीट कर देता हूँ, 1406 के अराउंड है, खरीदारी करके चलने की है 1360 के एसएल के साथ। 1445 और वो ब्रेक होता है तो 1500 दूसरा टारगेट। और दूसरा जो स्टॉक है बहुत बढ़िया स्टॉक है, ब्रेकआउट बहुत अच्छा देखने को मिला स्टॉक में, गुजरात गैस लिमिटेड 445 के अराउंड का क्लोजिंग, खरीदारी करके चलिए। 425 के एसएल के साथ टारगेट की बात करें तो 460 का पहला टारगेट है, 460 एंड अगर वो ब्रेक होता है तो 485 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इंडेक्स पर भी पॉजिटिव नजरिया और स्टॉक स्पेसिफिक दो खरीदारी की कॉल्स कुणाल की तरफ से सुबह से हमें मिलती हुई। आईसीआईसीआई बैंक, बैंकिंग प्लेयर्स पर हमारे एक्सपर्ट्स का भी फोकस है और पॉजिटिव आउटलुक है। आईसीआईसीआई बैंक 1445 पहला लक्ष्य, उसके बाद 1500 तक के टारगेट्स भी एंटिसिपेट किए जा रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक कुणाल के टारगेट्स 1445 पहले और उसके बाद 1500 के हैं। और साथ ही गुजरात गैस पर भी खरीदारी की राय, 460 फर्स्ट टारगेट, उसके बाद 485 तक भी जाने का दमखम रखता हुआ गुजरात गैस। दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी के टेक और इनफैक्ट दोनों स्टॉक्स थर्सडे सेशन में भी हमने देखा मोमेंटम के साथ ही कामकाज कर रहे थे। करीब 4% का इजाफा गुजरात गैस में और बैंकिंग प्लेयर्स तो हमने देखा ही था थर्सडे सेशन में आउट परफॉर्मेंस थी ही। चलिए आगे बढ़ेंगे और खबरों वाले शेयर्स जो थे उनमें से कुछ स्टॉक्स जहां पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला था और आज के सत्र में जहां पॉजिटिव मूव्स हैं उस पर बात करते हैं। बीएचईएल के काउंटर को एक बार पुल अप करना चाहिए। एक तो हमने देखा थर्सडे सेशन में मजबूती थी, लेकिन पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन के डेटा स्ट्रक्चर लेकर अगर आएंगे तो पॉजिटिव मोमेंटम और 10% की तेजी स्टॉक ने पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में देखी है। और अब आई है कंपनी की बिजनेस अपडेट। कुणाल, गुड मॉर्निंग। क्वार्टरली बिजनेस अपडेट की अगर बात करें, रेवेन्यू के फ्रंट पर सालाना आधार पर ऑलमोस्ट 19% का अपमूव देखने को मिला है। 27,350 करोड़ का आंकड़ा पोस्ट किया है कंपनी ने। FY25 में रिकॉर्ड 92,534 करोड़ के ऑर्डर विन के चलते बीएचईएल लगातार फोकस रेडार पर रहती है और ये ऑर्डर बुक जो वो बयां भी कर रही है। पॉजिटिव क्वार्टरली अपडेट, पिछले कुछ सेशन का पॉजिटिव आउटलुक बीएचईएल के लिए का सत्र आप कैसे देख रहे हैं टेक्निकली? बहुत ही बढ़िया मोमेंटम को मिल सकती है। आप देखिए ब्रेकआउट भी स्टॉक में देखने को मिला है 218 220 लेवल का, जो कंटिन्यूअसली एज रेजिस्टेंस पहले फेस करता था, नाउ वो एक अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है। एंड जिस हिसाब से स्टॉक ने रिकवरी दिखाई है रिसेंट लो से, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में स्टॉक में पहला लेवल 237 और 237 जैसे ब्रेक होगा आपको ये 258 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो खरीदारी करके चलने की सलाह है बीएचईएल प्रेजेंट लेवल से। 218 का यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। 237
का टारगेट वो जैसे ब्रेक होता है आपको 258 तक की भी टारगेट ये स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है, तो चलिए BHEL अच्छा क्वार्टरली अपडेट और टेक्निकली चार्ट्स काफी दुरुस्त नजर आ रहे हैं। आज के सत्र में भी बाजार खुलने पर इस पर जरूर नजर रखनी है, लेकिन खबरों वाले शेयर जैसे ढेर सारे हैं, उसके साथ साथ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं और जैसे रिजल्ट सीजन आगे बढ़ेगा, हर रिजल्ट के साथ उसके अटैच ब्रोकरेज रिपोर्ट्स होंगे, जैसे बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, IT, इसके नंबर्स आए, नंबर्स के ठीक बाद ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का सिलसिला, और ये सारे के सारे रिपोर्ट्स जानना आपके लिए जरूरी है। मेरे सहयोगी रविंदर मेरे साथ जुड़ गए हैं सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर। गुड मॉर्निंग रविंदर, बताएं। जी गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इन्फोसिस से, जहाँ पर इन्फोसिस ने जो है Q4 के नंबर अनाउंस किए थे और उस पर कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट आ रही है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं इलारा की, जहाँ पे उन्होंने अपग्रेड किया है एक्यूमुलेट पर, जो उन्होंने पहले रेड्यूस रेटिंग दी थी। टारगेट प्राइस जो उन्होंने 1830 से घटाकर 1530 पर रखा है और उन्होंने जो अर्निंग एस्टिमेट है FY 26 और 27 का, उसमें भी जो है 6 से 8% की कटौती की है। उनका कहना है कि स्टॉक जो है अभी एक्सपेंसिव लग रहा है कंपेयर टू प्रीवियस लेवल। इसी के साथ साथ मोतीलाल ओसवाल ने जो है मेंटेन रखा है न्यूट्रल रेटिंग और टारगेट प्राइस 1600 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि Q4 जो था वो वीक था, लेकिन जो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी वो बेटर देन एक्सपेक्टेड थी। एंटिक ने मेंटेन रखा है होल्ड और टारगेट प्राइस जो उन्होंने 750 पर रखा है, जो उन्होंने पहले 1900 का था, और उन्होंने जो है FY 26 और 27 का जो EPS एस्टिमेट है वो 5 से 3% पर जो है रिड्यूस किया है। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है HDFC बैंक, जहाँ HDFC बैंक ने भी जो है Q4 अनाउंस किए थे, तो उस पर कुछ ब्रोकरेज नोट आ रही है। तो उस पर मोतीलाल ओसवाल ने मेंटेन रखा है रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 2200 का है, जहाँ पे उनका कहना है कि बैंक का जो Q4 क्वार्टर था वो स्टडी था और जो अर्निंग था इनलाइन था विद एस्टिमेट, और FY 26 और 27 का जो अर्निंग है वो इंक्रीज़ किया है 3 से 5% पर। उनका कहना है कि कंपनी का बैंक का जो ROA और ROE है वो FY 27 में जो 1.9% और 14.6% पर रह सकता है। नोवामा ने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो 2195 का रखा है। अगला स्टॉक है ICICI बैंक, जहाँ पर ICICI बैंक ने भी Q4 रिजल्ट अनाउंस किए थे, तो उसमें ब्रोकरेज नोट आ रही है। वहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो उन्होंने 1650 का रखा है, और मोतीलाल ओसवाल ने ICICI बैंक को बैंकिंग सेक्टर में टॉप पिक पर रखा है, और FY 26 और 27 का जो अर्निंग एस्टिमेट है वो रेज किया है 2.5% 4.2% पर अच्छे NIM के चलते। नोवामा ने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो 1660 रखा है ICICI बैंक पे, और FL सिक्योरिटीज़ ने भी जो है मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस 1620 का रखा है। इन्वेस्टेक ने भी जो है मेंटेन रखा है बाय रेटिंग ICICI बैंक पर और टारगेट प्राइस 1670 का रखा है। अगला जो स्टॉक है HDFC लाइफ, जहाँ पर HDFC लाइफ ने भी Q4 के रिजल्ट अनाउंस किए थे, और उस नोवामा ने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो 850 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि बैंक HDFC लाइफ का जो मार्जिन है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला बेटर प्रोडक्ट के चलते, और मैनेजमेंट का एम है कि जो APE और VNB है वो डबल हो सकता है अगले 4 से 5 साल में, जो कि 16 से 17% फिगर से ग्रो हो सकता है। इलारा ने अब किया स्टॉक को बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 720 से बढ़ाकर 820 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि VNP मार्जिन है वो 26 से 27% के रेंज में रह सकते हैं। अगला जो स्टॉक आज फोकस में रह सकता है पोर्ट एंड अडानी पोर्ट, जहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो 1560 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि कंपनी ने जो रिसेंट एक्विजिशन किया है वो कंपनी का जो इंटरनेशनल कार्गो बिजनेस है वो कर सकता है, और उनका कहना है कि जो EBITDA है वो ग्रो हो सकता है AUD 400 मिलियन बाई FY 29, जो कि करंट 228 AUD है, और उनका कहना है कि कंपनी का जो कार्गो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 10% हो सकता है FY 24 से लेकर 27 के बीच में। फार्मा भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने मेंटेन रखा है बाय और टारगेट प्राइस जो है 1690 का है, जहाँ पे उनका कहना है कि कंपनी जो है US के पाइप उसमें जो अच्छे से एक्सपेंड कर रही है न्यू रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट को लेकर, और कंपनी ने ऑलरेडी 3 ANDA फाइल किया और कंपनी 3 और ANDA फाइल करने वाली है अगले 12 से 15 महीने में। और मोतीलाल का मानना है कि जो सेल्स EBITDA और पैट है वो 11%, 17%, 20% कैगर से ग्रो हो सकता है ओवर FY 25 से लेकर 27 के बीच में। नोवामा ने जो है डिफेंस सेक्टर पर कुछ रिपोर्ट्स निकाली, जहाँ पे उन्होंने कुछ स्टॉक्स पर इनिशिएट किया है कवरेज, और कुछ पर उन्होंने टारगेट प्राइस रिवाइज किया है, जहाँ पर सबसे पहले बात है भारत डायनामिक पे, जहाँ पर उन्होंने इनिशिएट किया है कवरेज बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस जो 1650 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो भारत डायनामिक है वो एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इंडियन डिफेंस स्पेस, और उनका कहना है कि जो कंपनी का जो रेवेन्यू EBITDA और EPS है वो 55%, 62% और 55%
CAGR से ग्रो हो सकता है ओवर 25 से लेके 27 के बीच में। अगला जो स्टॉक फोकस में हिंदुस्तान एरोनॉटिक, जहाँ पर नोवामा ने जो है इनिशिएट किया है कवरेज और टारगेट प्राइस जो है 5150 का रखा है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि FY25 और 27 का जो EBITDA EPS कैगर है वो 26% 19% से ग्रो हो सकता है। आखिर में बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर नोवामा ने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो 385 का रखा है, और उन्होंने जो BEL को जो है डिफेंस सेक्टर में टॉप पिक पर रखा है। दैट वाज लॉट ऑफ वर्क रविंदर, आपके लिए ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, और शुक्रिया ये सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। इन्फोसिस, HDFC बैंक, ICICI बैंक रिजल्ट्स के ठीक बाद इन पर तो रिपोर्ट्स आई हैं, HDFC लाइफ पर भी रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन इसके अलावा फार्मा स्पेस में ग्लैंड फार्मा पर एक रिपोर्ट, नोवामा की डिफेंस क्षेत्र में रिपोर्ट्स आई हैं, BEL, BDL, HL, ये सारी की सारी रिपोर्ट्स, इस पर भी विस्तार से बातचीत करेंगे। और फंडामेंटल टेक इन सारी रिपोर्ट्स पर बेहद ज़रूरी है। हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज गौरांग शाह जुड़, आइए उनका स्वागत करते हैं। गौरांग, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। उम्मीद करते हैं लॉन्ग वीकेंड का अच्छा रहा होगा। मानसी दिस साइड। धन्यवाद मानसी, आपका सबको प्रणाम और शुभ प्रभात। अच्छा लगता है जब हफ्ते में 2 छुट्टियां आ जाती, खास करके सोमवार को और शुक्रवार को, तो उस घर परिवार के साथ समय बिताया जो कि बहुत ही अनिवार्य था। और आज सोमवार की सुबह हफ्ते के पहले दिन आपके साथ वार्तालाप करते हुए बहुत आनंद हो रहा है। नमस्कार सभी को। बिल्कुल बिल्कुल सर, अच्छा लगता है। और जब मार्केट ने क्लोजिंग लास्ट सेशन में मजबूती वाली दिखाई हो तो फिर पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ वीकेंड भी बीतता है। और वीकेंड के दौरान बैंक्स एंड फाइनेंशियल से ही शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि लार्जर बैंकिंग प्लेयर्स के नंबर्स आते दिखे। अभी कुणाल से भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, टेक्निकली उन्होंने भी अपना आउटलुक रखा। अब आपसे फंडामेंटल टेक जानना जरूरी है और काफी इंपॉर्टेंट है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स आज इसे वॉच आउट जरूर करेंगे। सबसे पहले तो HDFC बैंक, ICICI बैंक अनुमान से भी बेहतर नंबर्स देखने को मिले। अगर डीप डाइव करें कि हाइलाइट्स की बात करें, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में एक्सपेंशन, असेट क्वालिटी में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इंप्रूवमेंट, और साथ ही लोन बुक और डिपॉजिट बुक के सिनेरियोज काफी हद तक पॉजिटिव देखने को मिले। यहाँ से आगे की चाल वे अहेड फॉर लार्जर बैंकिंग और इन पर्टिकुलर बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के लिए आप देखते हैं? तो सबसे पहले तो कुणाल भाई को भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो मेरा मानना है कि देखिए मानसी, हमने पहले भी चर्चा की है हमारी चैनल 18 आवर्स स्वदेश पर, और हमने बहुत ही स्पष्ट रूप से ये कहा है, आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं और आपका पोर्टफोलियो है, तो आपके पोर्टफोलियो का एक अहम हिस्सा वित्तीय क्षेत्र होना चाहिए। और ये मैं कई समय से ये राय दे रहा हूं और लोगों को ध्यान देने के लिए बात कर रहा हूँ वित्तीय क्षेत्र में, फिर वो शायद सरकारी बैंक हो, निजी क्षेत्र की बैंक हो, या फिर मजबूत NBFCs। तीसरी तिमाही में जो नतीजे थे उसकी तुलना में मेरे ख्याल से HDFC बैंक की मैं बात करूं पहले तो थोड़े अनुमान के मुताबिक ही आए हैं, और लक्ष्यांक को लेकर के काफी परिवर्तन ऊपर के तरफ। आज सुबह जब आपके सहयोगी की मैं बातें सुन रहा था तो लक्ष्यांक को लेकर के परिवर्तन आए हैं। ICICI बैंक के नतीजे जो हमारा अनुमान था मानसी, उससे थोड़े बहुत बेहतर आए हैं, और यहाँ पर गुंजाइश थोड़े लक्ष्यांक और तीव्र गति से ऊपर जाने के लिए। बाकी जो IT क्षेत्र के नतीजे आए चौथी तिमाही में, अक्सर थोड़ा बहुत दबाव रहता है IT क्षेत्र में नतीजों को लेकर के, और अब ये ट्रंप के तांडव और IT क्षेत्र पर नकारात्मक रुझान होने की संभावना, क्योंकि अगर मंदी की चपेट में अमेरिका आ जाता है, बजट कट हो, डिस्क्रिशनरी को पता है वगैरह वगैरह, लेकिन टिप्पणियां इतनी नकारात्मक नहीं थी। हाँ, थोड़ी सावधानी पूर्वक टिप्पणियां करी है जो भी IT कंपनी के नतीजे आए। और मेरा समीकरण ये कहता है, ये मेरा अनुमान है मानसी, कि शायद चौथी तिमाही के नतीजे, हालांकि अभी तो शुरुआत हुई है, लेकिन मेरा अनुमान और आकलन ये कहता है कि चौथी तिमाही के नतीजे तीसरी तिमाही से बेहतर होंगे, और ये एक अहम कारण होगा जहां पर बाजार को थोड़ा बहुत सहारा मिल सकता है अनिश्चितता के वातावरण में।
तो ये नज़रिया बैंकिंग और इसके अलावा आईटी सेक्टर पर भी आपने अपना नज़रिया शेयर किया। लेकिन गौरांग सर, अगर आप हमें कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ बता पाए तो बैंकिंग सेक्टर से 2 कंपनियों के नतीजे आ चुके हैं, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। लेकिन इसके अलावा आपका प्रेफरेंस कौन सा होगा? फंडामेंटल्स के नज़रिए से देखें तो स्पेशली प्राइवेट वर्सेस पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो कहाँ पर आपका प्रेफरेंस होगा? देखिए, मैं यहाँ पर कोई एक तरफा तो बात नहीं करूंगा, क्योंकि हमारी कवरेज जियोजित इन्वेस्टमेंट्स की दोनों ही तरफ है, सरकारी बैंकों में और निजी क्षेत्र की बैंकों में। तो मैं पक्षपात नहीं करूंगा, मेरे ख्याल से ये अनिवार्य नहीं होगा मेरे लिए। हाँ, अगर आपने प्रश्न ये पूछा है कि हमारी पसंद की बुनियादी तर्क के आधार पर कहाँ पर है, तो सरकारी बैंकों में हमारे देश की सबसे प्रथम और बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक मझौली बैंक है सरकारी बैंकों की सूची में इंडियन बैंक, इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक। निजी क्षेत्र की बैंकों में परिणाम आ गए हैं, तो हमें भी लग रहा है कि करीबन 2200 के आसपास के लक्ष्यांक अनुमानित एचडीएफसी बैंक पर आ सकते हैं। अनुमानित लक्ष्यांक आईसीआईसीआई बैंक में करीबन शायद आपको 1850 के आसपास आने वाले समय में जाते दिखेंगे। पहला पड़ा होगा 1650 के आसपास और फिर 1850 के आसपास। एक्सिस बैंक में हमारी रुचि रही। मेरे ख्याल से इस हफ्ते एक्सिस बैंक के नतीजे आ रहे हैं, गुरुवार या शुक्रवार को तारीख है जो मैंने पढ़ी थी, अगर मुझे बराबर याद है। तो ये बैंक के भी परिणाम देखना बहुत ही अनिवार्य होगा, क्योंकि अक्सर एक्सिस बैंक में थोड़ी बहुत कमजोरी होती है। अगर आप तुलना करते हैं दिग्गज बैंकिंग नामों की और उसकी तुलना आप एक्सिस बैंक के, तो हमें लग रहा है कि ये जो चौथी तिमाही नतीजे होंगे एक्सिस बैंक के, वो बेहतर होंगे। और यहाँ पर भी लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। छोटी बैंकों में फेडरल बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, सिटी यूनियन बैंक है, जहां पर नजर रखनी चाहिए। नजरिया बैंकिंग सेक्टर पर और कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज, फंडामेंटल्स पर जो स्टॉक काफी अच्छे और स्ट्रॉन्ग मजबूत नजर आ रहे हैं, उन पर राय गौरांग सर ने दी। लेकिन कुणाल, मैं आपसे जोमैटो स्टॉक टेक्निकल नजरिया लेना चाहूंगी। पिछले हफ्ते सबसे बड़ा गेनर रहा निफ्टी 50 इंडेक्स पर, और बड़ी खबर निकल कर आई है जहां पर बोर्ड ने अब एफआईआई ओनरशिप बढ़ाने की बात की है। पॉजिटिव खबर है पूरे सेक्टर पर, ब्रोकरेज हाउसेस का नजरिया पॉजिटिव, और पिछले हफ्ते अच्छा खासा मूव भी इस स्टॉक पर दिखा है। इन लेवल्स पर अब क्या और भी ज्यादा तेजी जोमैटो यानी इटर्नल पर अब दिखेगी? वेल, डेफिनेटली तेजी तो यहाँ से देखने का मौका तो मिल सकता है हमें। 231 के अराउंड क्लोजिंग है, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला है, तो उसके बेस पे एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। 242 और 242 अगर ब्रेक होता है तो ऊपरी लेवल पे आपको 262 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। लेकिन नई खरीदारी करके चलने की सलाह बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फिलहाल उतना फेवरेबल नहीं है। सो जिनके पास अगर ऑलरेडी पोजीशन है उनके लिए होल्ड करके चलने की सलाह है। पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखा जाए, नई पोजीशन से फिलहाल रहने की सलाह। जोमैटो या यूं कहें इटर्नल 240 262 के लेवल्स नज़र आ सकते हैं। अगर पोजीशन है उसे बरकरार रखिएगा। एचडीएफसी लाइफ पर भी नज़र होनी चाहिए, कंपनी के नतीजे आते हुए दिखें। नंबर्स की ही अगर बात करें कुणाल, चौथी तिमाही में मुनाफे में हमने 16% का इजाफा देखा। वीएनबी या वैल्यू ऑफ बिजनेस के आंकड़े में भी मजबूती रही। लास्ट सेशन में 0.5% to 1% के गेन्स एचडीएफसी लाइफ ने दिखाए थे। नतीजों के ठीक बाद रिजल्ट का इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन टेक्निकली आउटलुक क्या बन रहा है? टेक्निकली आउटलुक पॉजिटिव साइड का ही है। 720 के अराउंड स्टॉक का क्लोजिंग है। 700 के लेवल का ब्रेकआउट भी स्टॉक में हमें देखने को मिला है। ऊपर के लेवल की बात करें तो 760 760, और वो जैसे ब्रेक होता है आपको और भी अच्छा खासा लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 700 के एसएल के साथ। इमीडिएट जो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है वो है 740, उसके बाद 760 तक के भी टारगेट ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। सो पॉजिटिव आउटलुक एचडीएफसी लाइफ पर भी है। बाजार खुलने के साथ स्टॉक पर भी नजर रखेंगे। 760 तक के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। गौरांग सर, थोड़ी देर पहले आप भी सुन रहे होंगे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में इंटरेस्टली न्यूवामा ने डिफेंस क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों पर रिपोर्ट्स निकाली हैं, या तो इनिशिएट किए हैं कवरेज और अदरवाइज वहां पर टारगेट्स जो हैं उन्हें बढ़ाए हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड,
भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और साथ ही BEL। खरीदारी की राय बरकरार रखी गई है, 385 तक के टारगेट्स BEL पर एंटिसिपेट करके चल रहे हैं और HAL और साथ ही भारत डायनेमिक्स लिमिटेड पर नई कवरेज इनिशिएट भी की गई है। पॉजिटिव रैशनल्स भी बता रहे थे रविंदर थोड़ी देर पहले। डिफेंस क्षेत्र पर आपका फंडामेंटल टेक जानना चाहेंगे। मानसी काफी लंबे समय से खरीदारी की राय रक्षा क्षेत्र में रही है हमारी, और निरंतर लक्ष्यांक में भी परिवर्तन किया है हमने। और जब IPO भी आया था कुछ सालों पहले, तब भी IPO नोट द्वारा हमने निवेश की राय दी थी। फिलहाल जो निवेश की राय क्षेत्र में है वहां पर BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, BHEL है, कोचिन शिपयार्ड है। इसके अलावा ये 3 कंपनियों पर तो जियोजित इन्वेस्टमेंट्स की तरफ से राय है, लेकिन इसके अलावा और कौन सी कंपनियां जो सक्षम और मजबूत है, मैं कोई राय नहीं दे रहा, लेकिन बाकी ने कंपनी जो सक्षम और मजबूत, खास करके सरकारी कंपनियां, तो उसमें आपकी गिनती आ जाती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनामिक्स, रिच शिप बिल्डर्स, मझगांव डॉक्स, BHML करके कंपनी है, ये भी सक्षम और मजबूत है। कुछ अन्य निजी क्षेत्र की भी कंपनियां हैं। और मानसी एक बात यह है कि ये जो टैरिफ लेकर के तांडव हो रहा है ना, मेरा ये मानना है, मैं कितना गलत हूं या सही हूं मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक ऐसा क्षेत्र है, रक्षा क्षेत्र, जो ये टैरिफ की मार से परे और दूर है। ये मेरी समझ और शायद ऑर्डर के चलते जिस प्रकार से पिछले 3-6 महीने में ऑर्डर मिले हैं काफी कुछ कंपनियों को, और आने वाले भविष्य में जो ऑर्डर मिलेंगे, और ये ऑर्डर की साइज अगर आप देखें, एक एक ऑर्डर आपको कम से कम 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, ऊपर के तरफ 25 से 50,000 करोड़ के ऑर्डर मिलते हैं। और एक्सपोर्ट मार्केट भी एक बहुत बड़ा मौका है जो हमारे देश में कंपनियां स्थापित है रक्षा क्षेत्र से जुड़ी। ठीक है, तो ये नजरिया डिफेंस, कई सारे स्टॉक्स, नुवामा की रिपोर्ट है इनिशिएटिंग कवरेज, जिसके चलते भी इन सभी स्टॉक्स पर एक्शन दिखेगा। लेकिन इसके अलावा ग्लेनमार्क फार्मा पर टेक्निकल नजरिया लेंगे। याद रखें मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है, उन्होंने मैनेजमेंट के साथ बातचीत की, जहां पर उनका मानना है कि मैनेजमेंट पाइपलाइन बढ़ाने पर कोशिश कर रही है, जिसके चलते अमेरिकी बाजारों में ग्रोथ दिखेगा। और इसी के साथ उन्होंने सेल्स CAGR 11% का दिखेगा, वैसा उनका अनुमान है। EBITDA 17% का ग्रोथ और 20% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स CAGR कंपनी रिपोर्ट कर पाएगी। तो उनका नजरिया काफी पॉजिटिव है इस कंपनी पर। ग्लेनमार्क फार्मा, उन्होंने 1690 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है, लेकिन कुणाल, शॉर्ट टर्म के नजरिए से अगर टेक्निकल्स देखें तो ग्लेनमार्क फार्मा स्टॉक पर आपकी क्या राय होगी? वेल, टेक्निकल राय पर्टिकुलर स्टॉक पे डाउनसाइड के मोमेंटम की है। 1342 के अराउंड स्टॉक का हमें क्लोजिंग देखने को मिला है, एंड जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है 1280 तक के लेवल ये स्टॉक का हमें दिखा सकता है। 1280 पे काफी अच्छा सपोर्ट भी है, पहले भी 1280 के अराउंड का सपोर्ट लेने के बाद 1600 के नियर का हाई स्टॉक में हमें देखने को मिला है। तो फिलहाल अवॉइड करके चलने की सलाह है। अगर 1280 आता है तो वहां पे हम खरीदारी करके चलेंगे। ठीक है, तो ये नजरिया ग्लेनमार्क फार्मा, अगर 1280 तक के लेवल्स नजर आते हैं तो फिर खरीदारी के इस फार्मा स्टॉक पर बनेंगे। लेकिन इसके अलावा 2 और स्टॉक्स पर फिलहाल मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। एक है सन फार्मा और दूसरा है ऑरोबिंदो फार्मा। दोनों ही स्टॉक्स में तेजी पिछले हफ्ते दिखी थी, 2 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर बंदा हुआ नजर आए थे दोनों ही स्टॉक्स थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में। सन और ऑरोबिंदो, क्या राय होगी इन दोनों ही स्टॉक पर? वेल, दोनों की बात करें, दोनों स्टॉक में जो मोमेंटम देखने को मिली है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में और भी खासे मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल सकती है। यहाँ से ऊपरी लेवल की बात ऑरो फार्मा में तो 1230 तक के लेवल है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है, और अगर वो ब्रेक होता है तो 1260 तक के भी लेवल स्टॉक दिखा सकता है। लेकिन नई खरीदारी करके चलने की सलाह नहीं है, क्योंकि नीचे जो सपोर्ट आ रहा है वो 1120 का है। तो जिनके पास ऑलरेडी खरीदारी की है उनके लिए ये लेवल है, आप होल्ड करके चल सकते हैं। एंड इवन सन फार्मा की भी बात करें तो सन फार्मा में भी सेम मोमेंटम हमें लास्ट अर्निंग सेशन में देखने को मिली। जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो ब्रेकआउट हमें आर्ली चार्ट पे स्टॉक में देखने को
को मिला है। मुझे लग रहा है कि उसके बेस पे स्टॉक में भी आने वाले दिनों में अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। ऊपरी लेवल की बात करें तो स्टॉक में 1810 एंड अगर वो ब्रेक होता है तो 1830 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी है, और डाउन साइड में जो सपोर्ट आ रहा है वो 1725 का है। सो अगर ओपनिंग में सेम लेवल पे अगर ओपन होता है तो फिर सन फार्मा में 1725 के एसएल के साथ नई खरीदारी करके जा सकते हैं। ठीक है, तो 25 के स्टॉप लॉस के साथ सन फार्मा में नई खरीदारी के मौके इन लेवल्स पर बनेंगे। और इसके अलावा भी कई सारे फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स पर हमने चर्चा की। ब्रेक करके कई और स्टॉक्स पर विस्तार में चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट लाइव में। आपके साथ में हूं सत्यव्रतम और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मुंबई स्टूडियो से आशीषा, और हमारे साथ दो दिग्गज एक्सपर्ट हैं। फंडामेंटली आपको व्यू दे रहे हैं गौरांग शाह हैं जोजित फाइनेंशियल से, और कुणाल परार हमारे साथ हैं चॉइस ब्रोकिंग से, जो आपको शेयरों के टेक्निकल्स को बारीकी से समझा रहे हैं और कहां पर मौके बन रहे हैं उसके बारे में है वो बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक खबर आई है आईटीसी लेकर कि आईटीसी ने 24 मंत्रा ऑर्गेनिक ब्रांड को अक्वायर किया है। हालांकि छोटी डील है, 470 करोड़ रुपए के आसपास की ही डील है, और मदर स्पर्श में उन्होंने अपनी स्टेक को बढ़ाया है। तो ऑर्गेनिक फूड स्पेस में थोड़ी पैठ बढ़ाने की कोशिश है। शेयर को हमने देखा कि 400 रुपए के आसपास सपोर्ट लेके थोड़ी सी चलने की कोशिश है। 425 रुपए के आसपास के आईटीसी के भाव हैं। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका, गुड मॉर्निंग। आईटीसी पर आपसे व्यू जानना चाहेंगे सर। मतलब एक रेंज में ही रहा है, हाल फिलहाल हमने बाजार में तेज रफ्तार से आगे चाल देखी है, लेकिन आईटीसी उस रफ्तार से चला नहीं है। आपकी राय क्या है आईटीसी को लेकर, और मान लीजिए किसी को अवधि के लिए अगर इसमें निवेश करना हो तो आपके लिस्ट में है क्या शेयर? धन्यवाद अभिषेक, आपका प्रणाम, आपको शुभ प्रभात आपको भी। तो बुनियादी दर के आधार पर अनिवार्य है डिस्क्लोजर देना कि आईटीसी लिमिटेड पर खरीदारी की राय काफी समय से रही है, और ये आईटीसी की चाल मेरे ख्याल से आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आपको अगर याद होगा तो ये जब 180 और 200 के आसपास मेरे ख्याल से 6-8 महीने दायरेबंद कारोबार किया, और फिर जब 200 के पार निकला तो हमने 350-400 के पार के भी लक्ष्यांक देखे। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपका निवेश है आईटीसी में तो पहले तो लंबी अवधि का नजरिया रखें, और उसके साथ साथ उतनी ही ऊपरी तरक्की का धैर्य रखें, उतावलापन मत कीजिए। आईटीसी होटल्स का विभाजन हुआ, अलग रूप में लिस्ट हुई, बाकी अन्य जो कारोबार अब आईटीसी लिमिटेड के बैलेंस शीट में है उसको लेकर हमें काफी बड़ा उत्साह है। खास करके खपत बढ़ने की जो आसार नजर आ रहे हैं इस वित्तीय वर्ष के तीसरी तिमाही के आसपास। ये जो अधिग्रहण किया है 24 का, ये कहीं ना कहीं अपने जो नक्शे कदम आईटीसी के ऑर्गेनिक फूड में अधिग्रहण को लेकर के एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पहली बात। दूसरी बात, ऑर्गेनिक फूड में 24 मंत्र की जो स्थापित परिस्थिति है वो बहुत ही बड़ी है, एंड एक्सेप्टेंसी इसकी 24 मंत्र की बहुत बड़ी है। अधिग्रहण के पश्चात मेरा मानना यह है और मेरी सोच ये है कि शायद आईटीसी को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा ऑर्गेनिक फूड के प्लेटफॉर्म को लेकर के, क्योंकि ऑलरेडी स्थापित मार्केट था 24 मंत्र का, और ब्रांड लॉयल्टी भी 24 मंत्र की बहुत बड़ी है। तो बजाय इसके कि आप जमीनी स्तर से शुरुआत करें, एक मौजूद कंपनी को खरीद के टिकट साइज और मार्केट शेयर धीरे धीरे करके बढ़ेगा, लेकिन तो मूल्यांकन छोटा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं वैल्यूएशन जरूर होगी इसमें। ठीक है, सपोर्ट करेगा। एक बढ़िया ब्रांड को अक्वायर किया है, छोटा जरूर है लेकिन ब्रांड रिकॉल 24 मंत्रा ऑर्गेनिक की अच्छी है और पकड़ अच्छी है। करीब करीब वो 10,000 किसानों के साथ मिलकर काम करते हैं, और इंटरनेशनल प्रेजेंस भी अच्छा है आईटीसी का। भारतीय एयरटेल, कुणाल जी, रिकॉर्ड हाईज हमने बनते हुए देखे हैं। 11 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप हो गया है, बढ़िया रफ्तार से ये शेयर चला है, और अगर हम हाल फिलहाल देखेंगे तो एक झटके में करीब 200 रुपए जोड़े हैं भारतीय एयरटेल ने। आज भी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत दे रहा है। रिकॉर्ड हाईज के बाद भी कोई सुस्ती दिखेगी नहीं शेयर में। आपके लेवल हैं, और मान लीजिए किसी को नया ट्रेड लेना हो, क्या उसको भी सलाह देंगे आप इसमें लॉन्ग करने की? वेल, जिनको नया ट्रेड लेना हो उनके लिए सलाह बिल्कुल नहीं है लॉन्ग करने की, क्योंकि फिलहाल में रिस्क उठना प्रॉपर नहीं है। लेकिन हाँ, जिनके पास ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनके लिए व्यू है
होल्ड करके चलने की सलाह है, क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है मुझे आने वाले दिनों में और भी बढ़िया सी मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल रही है। एंड स्टॉक 1890 के अराउंड है, ऑल टाइम हाई पे आ चुका है। रिसेंट का जो टॉप था उसका बॉटम था, टॉप था 1800 के अराउंड का, उसका भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक और भी अच्छी खासी लेवल दिखा सकता है। अगर मैं एक्सटेंशन की बात करूँ तो जिस हिसाब से स्टॉक ने मोमेंटम दिखाई है, आने वाले दिनों में ये स्टॉक तकरीबन आपको सबसे पहले 1960 और जिस दिन 1960 ब्रेक करेगा आपको ये 2100 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव का है। नई खरीदारी करके चलने की सलाह नहीं है, जो खरीदारी है उनको करके चलने की सलाह है। नजरिया भारतीय एयरटेल पर और ओपन के रेट्स आपके स्क्रीन पर आते हुए निफ्टी 24,025 के आसपास कारोबार करता हुआ अच्छी खासी तेजी प्री ओपन में निकल कर आ रही है। याद रखें गिफ्ट निफ्टी में सुस्त ओपनिंग संकेत थे, लेकिन प्री ओपन के जो ओपनिंग रेट्स है वहां पर अच्छी खासी तेजी 150 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी और सेंसेक्स में भी 225 अंकों की तेजी दिखी है। इस बीच हमारे साथ शिवांगी शारदा भी जुड़ चुकी है। शिवांगी गुड मॉर्निंग। लगता है इस हफ्ते की शुरुआत भी काफी अच्छी होती हुई नजर आएगी। पिछला हफ्ता भी काफी अच्छा था भारतीय बाजारों के लिए, उसके बाद लॉन्ग वीकेंड। लेकिन सबसे पहले आप बताएं आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आज के सत्र के लिए? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग आशीषा। तो हमने देखा है कि मार्केट्स में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक देखने को मिली है बुल्स की, और जिस तरह से पुट कॉल रेशियो 1.17 पे है वो एक कंफर्ट ऑफ बुल्स दिखाते हुए नजर आ रहा है। ऐसे बाजार में काफी पॉकेट्स में अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रही है, बट मेरी नजर पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा भारतीय एयरटेल पे। यहाँ पे हमने देखा है कि एक काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद लगभग पिछले 17 दिनों के एक कंसोलिडेटिव बैंड में चलने के बाद ये ब्रेक है। प्राइस वॉल्यूम सर्ज जो यहाँ पे देखने को मिल रही है वो कन्फर्मेशन दे रही है कि प्राइस सेटअप काफी पॉजिटिव है। यहाँ पे आरएसआई भी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है और अपने सेक्टर में एक आउटपरफॉर्मर भी है ये स्टॉक। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी 1960 के टारगेट्स के लिए और 1850 के एक स्टॉप लॉस के साथ। नजरिया भारतीय एयरटेल पर, लेकिन एक बार सोने पर नजर डाल लेते हैं। बिग ब्रेकिंग आपके स्क्रीन पर आती हुई एमसीएक्स पर सोना फिर एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार करता हुआ। याद रखिए पिछले 14-15 महीनों में अच्छी खासी तेजी सोने में दिखी है। हाल फिलहाल में भी पॉलिटिकल टेंशंस बढ़े जिसके चलते सेफ हेवन बाइंग नजर आई। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स खरीदारी कर रहे हैं, तो कई सारे फैक्टर्स जिसके चलते प्रेशियस मेटल मार्केट में तेजी दिखी है और एमसीएक्स पर सोना फिर एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई के साथ कारोबार करता हुआ 1400 रुपए 10 ग्राम के रेट में इंक्रीज आज के सत्र में दिखी है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। नवरत्न 9 के नवरत्न स्टॉक्स लेकर अब हमारे साथ शरद चुके हैं। शरद गुड मॉर्निंग। वो कौन से स्टॉक्स होंगे जहां पर आज सबसे ज्यादा एक्शन दिखेगा? जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है रिजल्ट स्पेसिफिक पे मैं पहले 3 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक जो है सबसे पहला स्टॉक रहेगा हमारे नवरत्न में, जहाँ पे नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। निम्स की बात करें 60 की 60 बेसिस पॉइंट्स में जो एक अच्छी उछाल आई है सिक्वेंशियली, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए और हमने ऑफकोर्स लाइफ टाइम हाई लेवल पे भी स्टॉक को देखा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, पर ये जस्टिफाइड है। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो लोन ग्रोथ भी अच्छी ग्रोथ आई है और निम्स की भी बात करें तो यहाँ पे भी अच्छी मोमेंटम देखने मिली है। जो नंबर्स है वो इनलाइन से बेटर स्टेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। तीसरा स्टॉक है इन्फोसिस, यहाँ पे कमज़ोर नतीजे आए हैं और जो गाइडेंस है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो नेगेटिव आई है और यहाँ पे गाइडेंस देख सकते हैं साल 26 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ 0 to 3% को लेके है। तो ये तो आपके 3 अहम स्टॉक्स हो गए जिस पे नज़र आएगी। इसके अलावा जोमेटो हमारा चौथा स्टॉक रहेगा, जो अभी कंपनी को इटर्नल सब जाना जा रहा है। अब बोर्ड ने अप्रूव कर दी है कि जो एफआई की कैप है ओनरशिप में उससे 49.5% रहेगी, तो सेंटिमेंटली जो है न्यूट्रल है। इसके अलावा न्यूट्रल की एक और इम्पैक्ट वाली स्टोरी है, वो है आईटीसी की। यहाँ पे 24 मंत्रा ऑर्गेनिक ब्रांड्स को इन्होंने एक्वायर किया है 472 करोड़ रुपीज़ के लिए, जहाँ पे ऑर्गेनिक फूड बिजनेस को बूस्ट करेंगे। डील जो है वैल्यूएशन इन लाइन है इंडस्ट्री मल्टीपल्स के लिए, लेकिन ये हाई मार्जिन बिजनेस इसलिए स्टॉक के लिए पॉजिटिव भी है। बाइकॉन फंड्स रेस की विचार आने वाली है 23 अप्रैल को, और इसके अलावा अदानी पोर्ट्स पे भी नज़र रखिएगा। 50 MTPA का कैपेसिटी का एक ऑस्ट्रेलिया का प्लांट उन्होंने एक एक्विजिशन की है, तो ये स्टॉक के लिए सपोर्टिव ज़रूर है। इसके अलावा डेविस लैब्स जो है एक लंबे अवधि के सप्लाई एग्रीमेंट साइन की है ग्लोबल फार्मा कंपनी के लिए, तो उस पर भी नज़र रखिएगा। और हमारा
आखिरी स्टॉक जो हमारा सेगमेंट होता है बिग बोर्ड ब्रोकरेज का, उस पर भी नज़र देंगे। और यहाँ पे हम बात करते हैं भारत डायनामिक्स का, और यहाँ पे देखेंगे कि नुवामा की रिपोर्ट आई है, इनिशिएट किया है रेटिंग बाई के साथ, और जो टारगेट प्राइस है वो 1650 रुपीज़ का है। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए, यहाँ पे आपको एक्शन दिखेगा। बड़े स्टॉक्स जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन आज के समय में दिखेगा। 9 के नवरत्न के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शरद। लेकिन इस खास सेगमेंट के पहले हम सोने की चर्चा कर रहे थे, जहां एमसीएक्स पर सोना फिर एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार करता हुआ, और मुझे ऐसा कहा गया कि अभिषेक आप कोई गोल्ड ज्वेलरी करने किसी स्टोर में गए थे, बताइए कैसा था वहां पर माहौल? रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद भी क्या ज्वेलर्स भी खरीदारी कर रहे हैं ज्वेलरी की, और सेंटिमेंट कैसा है खरीदारों का? आशीषा, मतलब सोने की जो सबको चौंका रही है, और एक्चुअली मेरे घर में शादी है तो गिफ्टिंग के पर्पज से हम लोग गए थे खरीदने। हालांकि हिम्मत नहीं हो रही थी सोने की दुकान में जाने की, लेकिन पर मैं गया तो मैं दो तीन दुकानों में गया। टाइटन का भी शोरूम था, वहां पर सेनको गोल्ड का भी शोरूम था, कुछ लोकल ज्वेलर भी थे, लेकिन कोई जगह ऐसी दिखी नहीं जहां पर ये लगे कि नहीं सोना महंगा है तो थोड़ा डिमांड लैकलस्टर हो। मतलब भीड़ खासी थी, और हमने पूछा भी जो वहां के रिटेलर्स थे, जो वहां पर उनके एग्जीक्यूटिव्स थे, तो डिमांड मजबूत है। और ये देखिए इंटरेस्टिंग है कि सोना एज ए रॉ मटेरियल जो कंपनीज खरीदती हैं, जो ज्वेलरी वाली कंपनीज हैं, उनमें भी जबरदस्त तेजी है। फाइनेंसिंग वाली जो काम करती हैं कंपनीज, मुथूट, मणप्पुरम, वहां पर भी तेजी है और सोना ऊपर जा रहा है। इंटरेस्टिंग ये है कि इक्विटी मार्केट, गोल्ड दोनों साथ साथ चल रहे हैं। मतलब इस तरह का अमूमन होता है नहीं। आपसे जरा एक बार जानना चाहेंगे गौरांग सर, ये फोमो वाली फीलिंग क्या सोने को लेकर, या फिर आपको लगता है कि वाकई ये सेफ है में डिमांड हो रही है? और जरा बताइए कि अगर स्टॉक ना हो अगर गोल्ड वाले बास्केट से, आपकी नजर कहां पर होगी सर? देने के लिए अभिषेक जी, देखिए शेयर मार्केट के अलावा 2008 में हमने प्रेशियस मेटल गोल्ड पर थोड़ा बहुत अभ्यास करना शुरू किया था, और 2008 में जब हमने अभ्यास करना शुरू किया था सोने पर, तो सोने के दाम तोला के यानी कि 10 ग्राम के करीबन 7,500 या 8,000 रुपया हुआ करते। तो हम तब से थोड़ा बहुत अध्ययन करके, अभ्यास करके हमने लोगों को राय देना शुरू करी कि अगर आप निवेश करते हैं तो आपको आपकी जो पूंजी है उसको अलग अलग एसेट क्लासेस में निवेश करना चाहिए, क्योंकि उससे जोखिम कम हो जाता है। अगर आपका सारा पैसा सोने में लग गया, सारा पैसा शेयर बाजार में आपने निवेश कर दिया, या फिर जमीन या प्रॉपर्टी में निवेश कर दिया, तो जोखिम बढ़ जाता है। अगर आप अलग अलग एसेट क्लासेस में निवेश करते हैं तो जोखिम बढ़ जाता है। और विचारधारा यही थी कि जब सिक्के और नोट मुद्रा के रूप में मौजूद नहीं थे, तब जो माध्यम हुआ करता था खरीद फरोख्त का, वो सोना हुआ करता था, अशर्फी हुआ करती थी, चांदी के सिक्के, कांसे के सिक्के वगैरह वगैरह वगैरह। और एक बात ये भी है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिस प्रकार से परिस्थितियां हैं, उससे फ्लाइट टू सेफ्टी गोल्ड, और एक अभी का जो मैं बात कर रहा हूं अभिषेक भाई, जिस प्रकार से कुछ विदेशी केंद्रीय बैंक, खास करके अमेरिका में जो सेंट्रल बैंक है, वो जिस प्रकार से मुद्रा यानी कि नोट यानी कि डॉलर छाप रही है, और जिस मात्रा में उनको एक संतुलन बनाना चाहिए गोल्ड रिजर्व्स का, वो नहीं है। और आने वाले समय में जो अभी जानकारी मिली है, अमेरिका की जो ट्रेजरी बॉन्ड्स है 30% फॉरेन बैंक्स और कंट्रीज के साथ से, और सबसे ज्यादा हिस्सा चाइना में है। अगर 3 साल या 4 साल के बाद जब ये मैच्योर हो जाते हैं और लिक्विडेट करना पड़ेगा और पेमेंट करना पड़ेगा, तो बड़ी भारी मात्रा में अमेरिका को डॉलर प्रिंट करना पड़ेगा। और मौजूदा परिस्थिति ऐसी है कि सोने के जो कुदरती भंडार होते हैं, जिसे हम नेचुरल रिजर्व्स कहते हैं गोल्ड के, कच्चे सोने के, वहां पर भी अगर आप क्वांटिटी और क्वालिटी देखें तो कम हो रही है, लेकिन माइनिंग कॉस्ट कम नहीं हो रही, और वो डॉलर टर्म में है। तो मेरा समीकरण तो ये कहता है कि देर आए दुरुस्त आए। मेरे ख्याल से अब भी मौका है। आप कहां पर निवेश कर रहे हैं? तो गोल्ड ईटीएफ है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करीबन 12 या 13 हैं। जैसे आप शेयर खरीद फरोख्त करते हैं, वैसे ही आप गोल्ड ईटीएफ के यूनिट्स होते हैं वो खरीद फरोख्त कर सकते हैं, या फिर आप म्यूचुअल फंड होते हैं गोल्ड सिल्वर के, वहां पर भी आप निवेश कर सकते हैं। गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स जो अभी
तक सरकार दे रही थी उन्होंने बंद कर दिया है, क्योंकि वो भी एक बड़ी समस्या भारत सरकार के लिए, जिस मात्रा में पेमेंट करनी पड़ेगी उतना अंडरलाइन फिजिकल है नहीं। ठीक है, तो कुछ विकल्प हैं सोने में आपको निवेश करने को लेकर गौरांग सर ने हाईलाइट कर दिया है। लेकिन इस बीच आप देखिए प्री ओपन में निफ्टी बैंक रिकॉर्ड ऊंचाई पर 600 अंक ऊपर। गिफ्ट निफ्टी से कमजोरी थे, गिफ्ट निफ्टी अभी भी नीचे, लेकिन आप निफ्टी को और निफ्टी बैंक के प्री ओपन के फ्रीज जो लेवल देखिए तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। और ये पूरा का पूरा क्रेडिट आप दे दीजिए बैंकिंग स्टॉक्स को, जो मतलब गजब के मूव दिखा रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक का करीब 2% ऊपर प्री ओपन में हुआ है। इंडसइंड, एचडीएफसी, एक्सिस, ये कुछ और बैंक यहां पर 1% की तेजी पर शुरुआत होती दिखेगी और रिकॉर्ड हाइज के लिए आप निफ्टी बैंक में तैयार हो जाइए। अभी निफ्टी को करीब 10% के आसपास सफर तय करना बाकी है, लेकिन निफ्टी ने रिकॉर्ड बना लिया है फटाफट तेज चलते हुए। कई सारी चीजें रही हैं। एक तो देखिए अपडेट्स इनके आए थे, बैंकिंग स्टॉक्स में खरीदारी देख रहे थे, आरबीआई की तरफ से रेट का तोहफा मिल गया। मान के नहीं कि एफआईज का जो हो रही है बैंकिंग में ठीक ठाक पैसा आ रहा होगा। वैसे भी इंडेक्स के लिए आईटी और बैंकिंग ये दो क्रूशियल सेक्टर होते हैं और ये नई ऊंचाई की तैयारी निफ्टी बैंक में हो गई है। प्री ओपन में तो खैर बन गया है, क्लोजिंग बेसिस पर तो हमने देखा था कि गुरुवार को ही रिकॉर्ड ऊंचाई बन गया था निफ्टी बैंक में, लेकिन ये ऑल टाइम है। इसके दर्शन आप स्क्रीन पर कर लीजिए, 600 ऊपर आपको खुलता हुआ दिखाई देगा। शिवांगी जी, एक आपसे निफ्टी बैंक पर क्यों जानना चाहेंगे, इस गैप के बाद भी आपको क्या लगता है कि निफ्टी बैंक को चेज करना है क्या? और मान लीजिए इंडेक्स में अगर किसी को अगर नहीं चाहिए मौका, अगर स्टॉक में आपकी नजर कहां पर होगी? जी बिल्कुल, इंडेक्स में हम देख रहे हैं कि बहुत ही शानदार रूप से एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और ये संकेत ऑफ कोर्स फ्राइडे के सेशन में भी देखने को मिल रहा था कि काफी स्ट्रेंथ के साथ हम नेक्स्ट वीक के शुरुआत कर रहे हैं। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि हैवी वेट स्टॉक्स जो है, चाहे आप आईसीआईसीआई बैंक देख लीजिए या कोटक बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक, इन सब में काफी स्ट्रेंथ है। और एडवाइस यही रहेगी कि हम हैवी वेट प्राइवेट बैंक्स के साथ जाए, क्योंकि वहां पे आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है और वो ड्राइव करते हुए दिख रहे हैं पूरे बैंक निफ्टी को। बट ओवरऑल फाइनेंशियल स्पेस के कुछ हैवी वेट स्टॉक्स है वो भी काफी पॉजिटिव है और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में जो ड्राइव है उसको लेकर। ओवरऑल बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति ही अप्लाई करनी चाहिए हमें। टेक्सचर मार्केट का काफी पॉजिटिव है और इन बैंक्स में जो पॉजिटिव सेंटिमेंट है वो काफी यहाँ पे सपोर्ट करते हुए दिखेगा। आरबीआई का जो इंटरेस्ट रेट कट का जो एक्सपेक्टेशन है, प्लस जो हैवी वेट्स के जो रिजल्ट्स आए हैं इंप्रेसिव Q4 के, तो वो भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हुए दिखेंगे पूरे सेंटिमेंट्स को। डॉलर इंडेक्स भी पिछले 3 सालों में पहली बार 99 के बिलो आया है, तो ये सारे ही फैक्टर्स काफी पॉजिटिव रहेंगे। बिल्कुल, तो कई सारे पॉजिटिव फैक्टर्स इंडियन मार्केट्स के लिए ओवर द वीकेंड। बैंकिंग सेक्टर के नतीजे काफी अच्छे थे, तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में के प्री ओपन में अच्छी खासी तेजी दिखी है। याद रखें पिछले हफ्ते भी बैंकिंग स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया था, इस हफ्ते भी आउट परफॉर्मेंस नजर आएगा और स्पेशली आज के सत्र में आईसीआईसीआई प्री ओपन में करीब 2% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ और एचडीएफसी बैंक में भी ओपन में अच्छी खासी तेजी ही दिखी है। याद रखिए नतीजों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पिछले हफ्ते बैंकिंग और आईटी सेक्टर के नतीजे आए और इस हफ्ते भी कई सारी दिग्गज कंपनियों के नतीजे धीरे धीरे आते शुरू होंगे। तो अर्निंग सीजन से किस तरह की एक्सपेक्टेशंस होगी और किस तरह के अर्निंग्स ग्रोथ और FY26 के लिए गाइडेंस होगी, उस पर सबकी नजर रहेगी। आईटी सेक्टर के तो नतीजे ठीक ठाक थे, लेकिन इसके अलावा बाकी सेक्टर के नतीजे कैसे आएंगे उस पर सबकी नजर होगी। मार्केट ओपन और फर्स्ट रेट्स आपके स्क्रीन पर, जहां पर निफ्टी 75 अंकों की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। ओपनिंग ट्रेड्स आपके स्क्रीन पर, आईटी इंडेक्स में 6% की तेजी दिखी है। 90 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी 23,940 के आसपास खुलता हुआ। निफ्टी बैंक फिर एक बार आउट परफॉर्मेंस यहां पर दिखा है, 570 अंक निफ्टी बैंक ऊपर खुला है, 54,900 के आसपास कारोबार करता हुआ। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो टेक महिंद्रा निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में शामिल, 2.5% से ज्यादा की तेजी। इन्फोसिस में भी 2.5% से ज्यादा की तेजी दिखी है। याद रखें इन्फोसिस के नतीजे ठीक
लेकिन गाइडेंस कमजोर। लेकिन मोस्ट ऑफ द नेगेटिव्स प्राइस है ऑलरेडी, जिसके चलते आईटी सेक्टर में आज आउट परफॉर्मेंस दिखा है। टेक महिंद्रा और इन्फोसिस दोनों ही स्टॉक्स निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में शामिल। HCL टेक में भी इनफैक्ट 2% से ज्यादा की तेजी दिखी है। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर से ICICI बैंक 1.5% ऊपर, HDFC बैंक में भी 1.5% से ज्यादा की तेजी आज के सत्र में दिखी है। लूजिंग साइड की बात करें तो अदानी पोर्ट्स, याद रखें ऑपरेशनल अपडेट्स आए थे मार्च के महीने के, काफी कमजोर थे, 3.5% की गिरावट यहाँ पर। HDFC लाइफ नतीजे के बाद 1.5% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। जोमेटो में भी पिछले हफ्ते की तेजी के बाद कमजोरी दिखी है और टाटा कंज्यूमर 0.5% की गिरावट। इंडिविजुअल सेक्टर्स की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में आज आउट परफॉर्मेंस दिखा है, IT सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस दिखा है। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, कोफोर्ज और ओरेकल फाइनेंशियल सभी स्टॉक्स 2 से 3.5% की तेजी के साथ कारोबार करते हुए। IT सेक्टर क्लियरली एक आउट परफॉर्मर रहा है और बैंकिंग स्टॉक्स में भी अच्छी खासी तेजी दिखी है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 2% ऊपर, IDFC फर्स्ट बैंक 1.5% से ज्यादा की तेजी, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक सभी स्टॉक्स हरे निशान में कारोबार करते हुए। लूजिंग साइड की बात करें तो FMCG सेक्टर में आज के सत्र में कमजोरी दिखी है। कई सारे FMCG सेक्टर के स्टॉक्स कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए। टाटा कंज्यूमर लाल निशान में कारोबार करता हुआ, नेस्ले, HUL, मैरिको, ITC सभी स्टॉक्स आज के सत्र में अंडर परफॉर्म रहे हैं और FMCG सेक्टर के कई स्टॉक्स में आज के सेक्टर में कमजोरी दिखी है। इसके अलावा PSU बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पर भी तेजी है। महाराष्ट्र बैंक 2% ऊपर, सेंट्रल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक जैसे सभी PSU बैंकिंग स्टॉक्स, यहाँ पर ज्यादा कुछ एक्शन पिछले हफ्ते नहीं दिखा, लेकिन आज इस सेक्टर में अच्छी खासी तेजी दिखी है। हीट मैप भी हम आपके लिए आपके स्क्रीन पर लेके आएंगे। सबसे पहले इंडेक्स लेवल पर जहां पर निफ्टी की बात करें तो टॉप गेनर्स कई सारे IT सेक्टर के स्टॉक्स ही शामिल है और सबसे पहले इंडिविजुअल सेक्टर्स और निफ्टी 50 जैसे मैंने बताया अच्छी खासी तेजी। यहाँ पर स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 0.5% की से ज्यादा की तेजी दिखी है और ब्रॉडर मार्केट्स में भी अच्छा खासा एक्शन, 300 अंक चढ़कर मिड कैप 100 इंडेक्स कारोबार करता हुआ। IT सेक्टर कई सारे स्टॉक्स तेजी के साथ कारोबार करते हुए। टेक महिंद्रा करीब 3% ऊपर, इन्फोसिस, कोफोर्ज, HCL टेक, एम्फोसिस, विप्रो, TCS सभी दिग्गज IT कंपनियां हरे निशान में कारोबार करते हुए। फार्मा सेक्टर में मिलाजुला कारोबार है। डिवीज लेबोरेटरीज बड़ी खबर थी, पर 4% ऊपर, सनोफी, ग्रैन्यूल्स, लॉरस लैब्स यहाँ पर एक्शन दिखा है, लेकिन कई स्टॉक्स लाल निशान फार्मा सेक्टर से कारोबार करते हुए और बैंकिंग सेक्टर में भी अच्छा खासा एक्शन आज के सत्र में दिखा है। लेकिन अभिषेक, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हमारे मेहमानों से अब ले लेते हैं। तो IT और बैंकिंग शेयरों के दम पर बाजार की दमदार शुरुआत, लगातार 5वें सत्र में तेजी हम देख रहे हैं और निफ्टी बैंक ने बना लिया है नया रिकॉर्ड, 55,000 के ऊपर निकल गया है। इस वक्त 900 अंकों के आसपास की तेजी है और एडवांस का रेशियो भी बेहद बेहद शानदार है। विक्स में थोड़ा सा उछाल जरूर है, इंडिया विक्स में 2% के आसपास का, लेकिन मैनेजेबल है। 15.5 के आसपास का इंडिया विक्स आपको फिलहाल दिखेगा। लेकिन IT के पार्टिसिपेशन ने, IT की तेजी ने कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बूस्ट कर दिया है। देखिए बहुत गिरा IT सेक्टर। अगर आप IT इंडेक्स को देखेंगे 46,000 का इंडेक्स गिर के 32,000 के आसपास आ गया था, यानी करीब 30% का फॉल था। तो काफी पिटा हुआ सेक्टर, थोड़ी वैल्यू हंटिंग की भी कोशिश हो रही होगी निवेशकों की तरफ से। चलिए अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं कि आपकी नजर बाजार में कहां होनी चाहिए और ट्रेड के बेहतर मौके बन कहां पर रहे हैं। शिवांगी जी, शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड, पहला शेयर कौन सा होगा आज? जी बिल्कुल, सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा है बजाज फाइनेंस पर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पिछले हर्डल जोन्स को भी पूरी सरपास करने की तैयारी कर रहा है ये स्टॉक और कहीं ना कहीं बैंकिंग फाइनेंशियल स्टॉक्स में जो तेजी है उसका एक टेलविंड मिलते हुए नजर आएगा। लास्ट वीक यहाँ काफी इंटरेस्टिंग ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुए हैं जो एक कंफर्मेशन है, एक प्राइस सेटल होते हुए दिखेगा हायर पे। तो यहाँ पे 9550 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी करें 9000 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 9,000 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। बजाज फाइनेंस पॉजिटिव शुरुआत की है। बैंकिंग फाइनेंशियल में आज
बढ़िया माहौल है और आपके लिए पहला शेयर ये शिवांगी जी की तरफ से। कुणाल सर, आप बताइए आपकी नजर कहां पर गई है, क्या स्पॉट किया है आपने शुरुआती सौदे के लिए? शुरुआती सौदे के लिए बंधन बैंक बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आप डेली चार्ट देखिए, ब्रेकआउट ऑलरेडी स्टॉक में हमें देखने को मिल चुका है और यहाँ से बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आने वाले स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। 162 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कराए, खरीदारी करके चले। 157 के एसएल के साथ टारगेट की बात करते हैं, 166 का पहला टारगेट है एंड वो जैसे ही ब्रेक होता है आपको 172 तक के भी टारगेट ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी है। तो बंधन बैंक यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, बंधन बैंक को खरीदने की सलाह है। दोनों के दोनों आपको बैंकिंग और फाइनेंशियल से ही मिले। तो ट्रेंड इज फ्रेंड वो स्टॉक कॉल्स में आपको दिख रही होगी। 166 के टारगेट बंधन बैंक के लिए, 170 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चल रहे हैं। निफ्टी बैंक ने जो आज हाई बनाया है वो बनाया है 24,004 का। करीब हम 3-4 महीने के बाद ये लेवल के दर्शन कर रहे होंगे और निफ्टी बैंक तो खैर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। 55,200 के आसपास आपको निफ्टी बैंक दिखेगा। बेहतरीन तेजी। एक और शेयर बैंकिंग स्पेस में आप उस पर गौरांग सर आपसे व्यू जानना चाहेंगे। ट्रेडिंग की रिकमेंडेशन नीचे यस बैंक है वायदा का टॉप गेनर, करीब 16 रुपए के आसपास, 16.5 के आसपास ये शेयर हो गया था और अब देखिए करीब 19 रुपए के आसपास का भाव है। यस बैंक को लेकर क्या कोई उत्साह है आपके मन में? उत्साह तो आपके चेहरे पर जो मुस्कान आई थी अभी यस बैंक आप जब जिक्र कर रहे थे उसको लेकर के ज्यादा है अभिषेक। हाँ, लेकिन देखिए मैं ये मानता हूं कि नतीजों को लेकर के यहाँ पर हरकत है। बुनियादी दर के आधार पर कवरेज नहीं है इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करता, लेकिन अगर आपको बैंक क्षेत्र में ही निवेश करना है या फिर वित्तीय क्षेत्र में ही निवेश करना है अभिषेक जी, तो मेरा मानना यह है कि यस बैंक की तुलना में बहुत सारी बाकी अन्य अच्छी बैंक है। और आपके जुड़ने से पहले मैं मानसी से भी यही बात कर रहा था कि निजी क्षेत्र के बैंक और सरकारी बैंक का रुझान बेहतर हो सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है चौथी तिमाही आंकड़ों की, या फिर ये जो नया वित्तीय वर्ष आने वाले वित्तीय वर्ष होंगे वहां पर जो आंकड़ा है वो बेहतर होंगे। हमारी में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक बेहतर विकल्प है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। देखिए यस बैंक पर टिप्पणी तो नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन आपके दर्शकों को इतना बिल्कुल कहना चाहूंगा कि बहुत सावधानी पूर्वक कामकाज कीजिए। अगर आप यस बैंक में निवेश करने का मन बना रहे तो हमारी राय में इसकी तुलना में और सक्षम मजबूत बैंक है। ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का नाम है गौरांग सर ने। यस, देखिए दिक्कत क्या है ना कि रेंज में ये रहा है, मतलब नेगेटिव खबर आए पॉजिटिव खबर आए, बहुत सब हो गया कि हम देख रहे हैं कि 16 रुपए से लेकर 22-24 रुपए की मोटा मोटी रेंज है यस बैंक के लिए। आज तेजी जरूर है, कितनी टिकेगी इसको लेकर कहना कुछ मुश्किल है। शिवांगी, आप जरा ये बताइए कि आईटी के आज जो मूव है, क्या इसको लेकर आप सरप्राइज्ड हैं? आपने उम्मीद की थी क्या इस तेजी के लिए? क्योंकि जहां पर थोड़े कमजोर नतीजे भी आए हैं वो दौड़ लगा रहे हैं। टाटा एलेक्सी के भी नतीजे कमजोरी लग रहे थे, इन्फोसिस को भी लेकर कोई उतने उत्साह था नहीं, एडीआर बहुत भारी कम टूटा था। कितनी कन्विंस है आज की इस शुरुआती तेजी से, और क्या इस तेजी में कोई ट्रेड आपको दिख रहा है आईटी में? बिल्कुल, आईटी क्षेत्र की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने कई बार देखा कि एक शॉर्ट कवरिंग मूव जरूर देखने को मिली है, पर ओवरऑल जिस तरह से फॉलो अप नहीं आता है, मोमेंटम वहां फिजल हो जाता है। चाहे हम प्राइवेट आईटी स्टॉक्स की बात करें या मिड कैप आईटी स्पेस की बात करें, यहाँ पे सारी सेक्टर्स में, सारे स्टॉक में एक कहीं ना कहीं लैकलस्टर मूवमेंट आ जाता है पिछले 2 से 3 दिन चलने के बाद। तो हम सारे स्टॉक्स में देख रहे हैं कि एक अच्छा नेगेशन देखने को मिल रहा है वीकली बेसिस पे, पर इम्पोर्टेंट है कि ये मंथली बेसिस पे नेगेशन हो, तब जाके यहाँ पे एक स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन देखने को मिलेगा। तब तक हम एक छोटे स्टॉप के साथ शॉर्ट कवरिंग मूव को ट्रिगर कर सकते हैं। इनफैक्ट आईटी स्पेस पर थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी अभिषेक गावशिंदे से भी हमने बातचीत करी थी। उन्होंने ये कहा था कि हो सकता है कि करेक्शन का फेज जो है वो धीमा पड़ता दिखे, लेकिन हाँ, नंबर्स के ठीक बाद नंबर्स जिस तरह के सेंटिमेंट्स बता रहे हैं, जो कमजोरी वहां पर देखने को मिली है उसका इम्पैक्ट आना भी बिल्कुल लाजमी है। इनफैक्ट बाजार की मजबूती के साथ इस वक्त हम देख रहे हैं आईटी सेक्टर में एक्शन है, लेकिन ग्लोबल कनेक्शन ऑफ कोर्स, और जहां जहां ग्लोबल वॉलेटिलिटी होगी उसके साथ इम्पैक्ट होता हुआ इवेंचुअली डोमेस्टिक आईटी भी दिखेगा। और अब आईटी स्पेस में
अपने डोमेस्टिक ट्रिगर्स भी हैं, नतीजे भी हैं। इंडेक्स में इस वक्त भले ही हम तेजी देख रहे हैं, लेकिन ऊपरी स्तरों से बिकवाली भी इस वक्त मार्केट में नजर आएगी अगर आप इंडेक्सेस को देखेंगे। लेकिन अच्छी खासी मजबूत देख चुका है मार्केट। पहले 15-20 मिनट के लिए इस तरह के वॉलेटाइल मूव जरूर देखने को मिल सकते हैं। ऊपरी स्तरों से करीब 250 अंकों की गिरावट सेंसेक्स में इस वक्त देखने को मिल रही है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स भी एक बार स्क्रीन पर आपके लिए 23,958 के लेवल्स। मजबूती है, पॉजिटिव मोमेंटम बिल्कुल कायम है, लेकिन इस वक्त बाजार 55,000 के लेवल्स के पार। बैंक निफ्टी में भी 754 के मूव्स। याद रखिएगा ये वही बैंक निफ्टी है जो कि पिछले हफ्ते भी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा था। आज के सत्र में भी HDFC बैंक, ICICI बैंक का पूरा सपोर्ट यहां पर मिलता हुआ बैंक्स फाइनेंशियल्स पर जरूर नजर रखिएगा। शिखर पर बाजार खुलने से ठीक पहले भी हमने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी वो है एक जबरदस्त मोमेंटम दिखाएगा, और इस वक्त हम भी रहे हैं जहां बाजार में इतना अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है, तो एक्सचेंज कैंसलरीज को एक बार टच बेस जरूर करना चाहिए। BSE के स्टॉक प्राइस देखेंगे और इनफैक्ट सालगिरह भी मनाई थी गुरुवार के सेशन में BSE लिमिटेड ने, जब हमने BSE के मैनेजमेंट ने उनकी एनिवर्सरी पर जो बात कही थी वो आपके सामने रखी थी। एंड वन सच मेजर जो कि अच्छा खासा एक्शन, जबरदस्त स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाता रहता है। आज के सत्र में भी 1.5% की तेजी एट दिस मोमेंट जब हम बात कर रहे हैं कुणाल, एट डे हाई BSE लिमिटेड स्टॉक ट्रेड करता हुआ 6,000 के लेवल्स हैं। बाजार में जब कमजोरी थी पिछले इनफैक्ट पिछले महीने जब कमजोरी थी तब स्टॉक ने अच्छी खासी एंट्री अपॉर्चुनिटी दी थी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को। बहुत ही बढ़िया आपने कहा। रिसेंटली जब करेक्शन आया था तो बाजार ने BSE ने पर्टिकुलरली बहुत ही बढ़िया एंट्री लेवल दिया था, और ये जब NSE ने वीकली एक्सपायरी जब मंडे की बात की थी तो स्टॉक ने एक अच्छी खासी गिरावट दिखाई थी, और स्टॉक नीचे 380 तक भी नीचे आ चुका था। वहां से अच्छी खासी रैली भी है। तो यहाँ पे जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक 6,200 एंड 6,200 से ब्रेक करेगा, आपको 6,600 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का, ये खरीदारी करके चलने की सलाह है, लेकिन ऐसा थोड़ा सा नीचे आएगा। 5,860 का सपोर्ट है, तो 5,850 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। और टारगेट की बात करें तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में 6,200 का पहला टारगेट है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है, और 6,200 जो ब्रेक करता है तो 6,600 तक के भी लेवल BSE लिमिटेड में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। 6,600 तक के लेवल्स भी नजर आएंगे। 6,200 इमीडिएट टारगेट जिस पर फोकस करना है, उसके बाद 6,600 वहां भी इसे रिविजिट जरूर करेंगे। वक्त पर आपको टारगेट्स बताते रहेंगे। स्ट्रैटेजी भी एक्सपर्ट्स की क्या बन रही है, लेकिन काफी जबरदस्त और अच्छा खासा एक्शन जहां एंट्री अपॉर्चुनिटी मिले BSE लिमिटेड पर करने की राय बिल्कुल बनती हुई। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक बात की चाल को एक बार अगर समझेंगे, एट दिस मोमेंट बैंक्स फाइनेंशियल्स आउट परफॉर्म, उसके ठीक साथ IT सेक्टर में भी एक्शन है। वहीं मिड सेलेक्ट प्लेयर्स, एनर्जी बकेट, मेटल स्पेस और फार्मा में हल्का फुल्का लेकिन एक्शन जरूर देखने को मिल रहा है। ऑन दी फ्लिप साइड ऑटोमोबाइल सेक्टर, रियल एस्टेट, FMCG, कंजम्पशन है, इन्होंने बैक सीट आज के सत्र में पकड़ी है। फार्मा स्पेस में शिवांगी, हाई गुड मॉर्निंग, आपसे एक राय जानना चाहेंगे। आज सुबह ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जब हम देख रहे थे, ग्लेनमार्क फार्मा पर एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई थी, और इसके अलावा भी इस वक्त अगर आप देखें फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक में डिविज लेबोरेटरीज पर एक नजर होनी चाहिए। ग्लेनमार्क डाउनसाइड इस वक्त मूव जरूर दिखा रहा है, लेकिन डिविज लेबोरेटरीज में अच्छा खासा एक्शन है। फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक बास्केट में अगर कोई पसंद आ रहा है पर्टिकुलर स्टॉक, आप बताइएगा। बिल्कुल, डिवीज लैब में हम देख रहे हैं कि आज का एक टॉप परफॉर्मर है। ओपन इंटरेस्ट भी काफी यहाँ पे एक एडिशन होते हुए दिख रही है, बट ओवरऑल अगर स्ट्रेंथ देखना है तो डायग्नोस्टिक स्पेस में मेरी नजर जा रही है। यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल एक प्रेफर रहेगा, क्योंकि ये सस्टेनेबल मूव दे रहा है। पिछले लगभग 12 सेशन से हमने देखा है कि कोई भी छोटे डिक्लाइंस में खरीदारी हुई है, और इसको हम ऑफ कोर्स नजर रख सकते हैं। बट पूरा ये फार्मा और डायग्नोस्टिक्स जो है उसमें स्टॉप लॉसेस मेंटेन करते हुए ही हम इसमें कामकाज करें। इमीडिएट बेसिस पे 1,700 तक के टारगेट्स यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं। नजरिया फार्मा और इसके अलावा हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक स्पेस पर, लेकिन इसके अलावा गेल इस स्टॉक पर भी नजर डालेंगे। अच्छी खासी तेजी के साथ स्टॉक कारोबार करता हुआ 4.5% ऊपर। निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप गेनर में शामिल। शिवांगी, क्या राय होगी? गेल इंडिया पर 195 के आसपास स्टॉक अभी भी कारोबार कर रहा है।
जी बिल्कुल, गेल की अगर आप बात करें तो इस स्टॉक में हमने देखा है कि लगातार काफ़ी एक एक्शन देखने को मिला है और ओवरऑल जिस तरह से पिछले लगभग 3 सेशन से यहाँ पे प्राइस और वॉल्यूम सर्ज का एक कन्फर्मेशन मिल रहा है, वो काफ़ी पॉजिटिव है। इसका पिछला एक रेजिस्टेंस हुआ करता था अराउंड अबाउट 186, 187 के ज़ोन्स पे, उसको अब सपोर्ट की तरह बनाए हुए ये स्टॉक चल रहा है, तो यहाँ पे एक रोल रिवर्सल क्लियरली देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल ये स्टॉक जो है 202 तक के टारगेट्स के लिए तैयारी कर रहा है और स्टॉप लॉस के तौर पे 192 का एक छोटा स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करे आगे की तरफ। 92 का स्टॉप लॉस। गेल इंडिया पर 4.5% की तेजी के साथ स्टॉक कारोबार करता हुआ। कई सारे बैंकिंग स्टॉक्स की हमने ऑलरेडी चर्चा की, लेकिन 2 स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। IDFC फर्स्ट बैंक 3% से ज्यादा की तेजी और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी 3% ऊपर 605 के आसपास कारोबार करता हुआ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। कुणाल, क्या राय होगी इन दोनों ही बैंकिंग स्टॉक्स पर, IDFC और AU स्मॉल फाइनेंस? वेल, सबसे पहले एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर लेते हैं, जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक में अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है। ओवरऑल जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आप देखिए स्टॉक ने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दे दिया है और मुझे लग रहा है कि यहाँ से और भी अच्छी खासी आपको रैली देखने को मिल सकती है। लेवल की बात करें तो फिलहाल जो लेवल हमें पहले देखने को मिल सकता है वो है 618, और 618 अगर ब्रेक होता है तो ऊपरी लेवल पे 630 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। नई खरीदारी करके चलने की सलाह तो नहीं रहेगी। और सामने IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है 65 अराउंड, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में 66.50 और वो जैसे ब्रेक होगा आपको 70 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 63.50 के SL के साथ। ठीक है, 63.5 रुपए का स्टॉप लॉस था IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर को लेकर। और अभी थोड़ी देर पहले आपको गौरांग ने भी IDFC फर्स्ट बैंक में निवेश के लिहाज से पैसे लगाने की सलाह दी थी। मनोज बाहेती फाउंडर हैं कार्नेलियन कैपिटल के, 10:10 पर हमारे साथ जुड़ेंगे मार्केट के महारथी में और उनसे बाजार के ब्रॉडर पिक्चर को लेकर विस्तार से बातचीत करेंगे कि यहाँ से आप कौन से लेवल आपको नजर में रखने चाहिए, कौन से सेक्टर चलेंगे, ट्रेड वॉर का जो संकट है कितना तनाव कम हो गया है और क्या पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, आप जरूर सुनिएगा। लेकिन चूंकि बैंक स्टॉक की चर्चा हो रही थी, एक शेयर के बारे में और जानना चाहेंगे और उस पर गौरांग सर आपसे व्यू जानना चाहेंगे। वो है SBI का दिग्गज। 812 रुपए के आसपास का भाव है, लेकिन एक हम देख रहे हैं कि ICICI बैंक, HDFC बैंक अपने 52 वीक हाइस पर ट्रेड कर रहे हैं। SBI अभी भी करीब 52 वीक हाई से करीब 100 रुपए की दूरी पर ये होगा शेयर। आपको लगता है कि SBI में भी गुंजाइश अच्छी खासी है यहां से भी मिलने की? तो लक्ष्यांक करीबन 920 के हैं। फिलहाल जो नतीजे हमने तीसरी तिमाही के देखे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चौथी तिमाही के नतीजे मेरे ख्याल से अगले हफ्ते या उसके बाद आएंगे, जो मेरा अनुमान है, और नतीजों में सुधार होने की पूरी संभावना है। और जैसे अनिवार्य है डिस्क्लोजर देना कि कवरेज तो है बुनियादी दर के आधार पर, और अगर नतीजे जैसे ICICI बैंक और HDFC बैंक के आए हैं उससे उसी की तुलना में अगर नतीजे अच्छे हैं तो ये जो 920 के आसपास के लक्ष्यांक है उसमें ऊपर की तरफ परिवर्तन करेंगे, लेकिन खरीदारी की राय है। ठीक है, खरीदारी की राय है। SBI के लिए ये टारगेट होंगे 920 रुपए के, तो यहां से ठीक ठाक पोटेंशियल अपसाइड यहां पर बन जाएगा। आज अगर आप देखेंगे निफ्टी की टॉप 10 गेनर्स हैं, मतलब ऊपरी लेवल पर कोई प्रॉफिट टेकिंग के संकेत नहीं आ रहे हैं। 1.25 अंक मजबूत है निफ्टी, आधे % के आसपास की तेजी है, 23,980 के आसपास का स्तर है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 850 अंकों के आसपास का उछाल निफ्टी बैंक में है। 55,000 के ऊपर मजबूती से अपना लंगर ढार के टिका हुआ है निफ्टी बैंक। निफ्टी के टॉप 10 जो गेनर्स हैं उसमें से 8 IT बैंकिंग फाइनेंशियल्स हैं। सिर्फ 2 शेयर हैं जो इस सेक्टर के बाहर के हैं, वो है अल्ट्राटेक है और टाटा स्टील है, जहां पर मजबूती आपको करीब आधे % के आसपास की दिखेगी। लेकिन एक कमजोरी वाली की बात कर लेते हैं। शिवांगी जी, आप जरा इटर्नल यानी कि जोमैटो चेक कीजिए। एक खबर आई है, अपडेट आए हैं कंपनी की तरफ से कि FII की जो ओनरशिप लिमिट है कंपनी में उसको कैप कर दिया गया है 49.5% पर। 18 अप्रैल को एक बोर्ड की बैठक हुई है, उसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि जिस रूट से भी मतलब विदेशी निवेश है, चाहे FI हो, FDI हो,
NRI की तरफ से इन्वेस्टमेंट हो, वो कैप हो जाएगा 49.5% पर, और ये सेबी के जो रेगुलेशंस उसके तहत ही कंपनी ने किया है। ये पिछले हफ्ते हमने एक रेंज में ही शेयर को देखा, इटर्नल को, आज हल्का सा दबाव है। आप क्या चाल देख रही हैं शेयर की, और क्या इस लेवल पर कोई ट्रेड बन रहा है आपके हिसाब से? जी बिल्कुल, इसका चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हाल ही में इसने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करते हुए नजर आया है। लगभग पिछले 70 ट्रेडिंग सेशंस के बाद। तो यहाँ पे एक स्ट्रेंथ जो है वो अब इमर्ज होते हुए दिख रही है। ऑफ कोर्स हमने एक FIS का डेवलपमेंट जरूर देखा है, नया न्यूज इसमें, बट ऑफ कोर्स रिटेल इन्वेस्टर्स को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और जिस तरह से हम देख रहे हैं मंथली बेसिस पे इसमें नेगेशन हुआ है, एक काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक कैंडल बनते हुए दिखे, बिकॉज यहाँ पे हमने पिछले 4 महीनों के सॉफ्टनेस के बाद देखा है कि अब स्ट्रेंथ यहाँ पे रीगेन होते हुए दिखी। तो मोमेंटम हल्का सा हो सकता है, बट ओवरऑल लंबी अवधि की काफी अच्छी तरह से बेस्ड है ये, और 240 तक लेवल्स जो है वो इसमें बनते हुए दिख रहे हैं, 222 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 222 रुपए का स्टॉप लॉस, सिर्फ 6-7 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस है, और 240 के टारगेट है, 12-13 रुपए के ऊपर के टारगेट है। ट्रेड के लिहाज से एक बेहतरीन सेटअप है, आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं जो लेवल्स बताएं शिवांगी जी ने उसके हिसाब से। बाजार में अगर हम थोड़ी ब्रॉड थीम की बात करें तो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड शेयर, जिसमें आप सीमेंट को इंफ्रा दोनों को जोड़ लीजिए, और इसके अलावा होम इंप्रूवमेंट वाले शेयर जिसमें पेंट को आप शामिल कर सकते हैं, वहां पर हम रौनक देख रहे हैं। पेंट के लिए ट्रिगर ये भी है कि क्रूड भले ही हाल फिलहाल थोड़ा सा उबाल आया है, $60 के से बढ़ के आपको $66-67 के आसपास के भाव दिखेंगे, लेकिन ये जो पेंट वाली कंपनीज हैं, चूंकि उनके रॉ मटेरियल का बड़ा कंट्रीब्यूटर है कच्चा तेल, तो एक उत्साह बिल्ड होते हुए हम देख रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो बर्जर पेंट, एशियन पेंट्स में, बर्जर पेंट में अच्छी तेजी है, एशियन पेंट्स थोड़ा सा नरम आपको दिखेगा। बर्जर करीब 2-2.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। गुरांग सर, इस स्पेस में कंस्ट्रक्शन और पेंट, आपको क्या लग रहा है कि भविष्य कैसा है, और कोई शेयर है या फिर कोई सेक्टर है जिसको आप पॉइंट आउट करना चाहेंगे? तो पेंट क्षेत्र में एक तो कच्चे तेल नीचे आए हैं, उसका सकारात्मक सा असर शायद पेंट कंपनीज पर के नतीजों पर आ सकता है। एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स और कंसाई नेरोलैक, ये 3 कंपनियां हैं पेंट क्षेत्र से जुड़ी हुई, जहां पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं लंबी अवधि के लिए। आपका पेंट सेक्टर पर अपना टेक बताने के लिए, और आज हमारे साथ जुड़कर बाजार पर विस्तार से अपनी राय रखने के लिए, और साथ ही आपके सेक्टर्स और पसंदीदा स्टॉक्स हमारे साथ डिस्कस करने के लिए, थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक बार बैंक निफ्टी पर नजर होनी चाहिए, क्योंकि पहली दफा बैंक निफ्टी 55,200 के मार्क को पार करता हुआ आउट परफॉर्मेंस मजबूती की चाल लगातार कायम रखते हुए करीब 900 अंकों की मजबूती नए शिखर पर 55,204 के स्तर दिखाने के बाद उन्हीं लेवल्स के इर्द गिर्द इस वक्त ट्रेड करता हुआ। ऑप्शन की एकदम रणनीति आइए आपको बताते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन में। आज ऑप्शन के चैनल में फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल हमारे साथ जुड़ गई हैं। ध्वनि, गुड मॉर्निंग। बताएं, मार्केट में अच्छी खासे मोमेंटम के साथ ट्रेड हो रहा है, ऑप्शन की रणनीति आपकी तरफ से क्या होंगी? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। डेफिनेटली मार्केट के अंदर जिस हिसाब से एक बाइंग रुझान देखने को मिल रहा है और मोमेंटम पूरा यहाँ पे बुलिश साइड का बना हुआ है, मेरा भी यहाँ पे ट्रेड जो रहेगा वो बुलिश साइड का रहेगा। इन्फो एज का काउंटर नौकरी जो जिसके नाम से आपको ये मिल जाएगा, उसके अंदर यहाँ पे इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। काउंटर ने डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाई यहाँ पे 6330 के लेवल्स के पास, और वहां से हमें इसके अंदर एक बढ़त देखने को मिल रही है। ये बढ़त ऊपरी स्तरों पे आपको 7300 के लेवल्स तक होती हुई देखने को मिलेगी। तो कॉल ऑप्शन के जरिए इसको ट्रेड करने की सलाह रहेगी। 7000 का जो कॉल ऑप्शन है अप्रैल सीरीज का, उसको आप खरीदे। हमने पीसीआर को भेजा तब इसका भाव करीब 80 रुपए चल रहा था। एकाएक इसके अंदर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। अभी करंट मार्केट प्राइस अराउंड 103 रुपीज है। कोई भी आपको डिप भी मिलता है इसके अंदर अराउंड 80-85 के लेवल्स पे, तो आप इसके अंदर खरीदारी कर सकते हैं। ऊपरी स्तरों पे 135, 150, और यहाँ पे जिस हिसाब से मोमेंटम देखने को मिल रहा है, इसका टारगेट 170 तक भी ऑन द हायर साइड एक्सटेंड करा जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है 50 रुपीज का।
जिस हिसाब से यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है तो 1:2 का ऑलमोस्ट रिस्क रिवॉर्ड बनता है। अधिकतम मुनाफा 5,250, नुकसान 2,250 तक का हो सकता है। थैंक्स फॉर दैट ध्वनि। इन्फो एज 7,000 की कॉल खरीदने की राय, 80 रुपये लेवल है, लक्ष्य 135 पहले, उसके बाद 150 के टारगेट, स्टॉप लॉस 50 का मेंटेन करना होगा। अधिकतम मुनाफा 5,250 का, वर्कआउट होने पर अधिकतम नुकसान 2,250 का। यहाँ पर अगर रिवर्स जाती है कॉल तो फिर हो सकती है। लेकिन चलिए ऑप्शन एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे। एफएनओ ट्रेडिंग जो है ये रिस्की हो सकती है। एफएनओ ट्रेडर्स को अपने एडवाइजर्स से सलाह लेनी है, उनसे बातचीत करनी है और उसी के बाद इस ट्रेड में उतरना है। ध्वनि शुक्रिया वंस अगेन अपनी कॉल देने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू। आगे बढ़ेंगे और बाजार में तेजी इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है। निफ्टी आईटी इंडेक्स में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। हालांकि इन्फोसिस के नंबर्स के बाद लगा था कि हो सकता है कि इंडेक्स में एक डेंट पड़ता हुआ नजर आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। हमारे सहयोगी अभिषेक गावशिंदे भी जब हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने ये कैटेगोरिकली कहा था कि आईटी सेक्टर में करेक्शन का फेज जो है वो हो सकता है कि अब रुके, और ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर भी आ रहा है। निफ्टी आईटी इंडेक्स 584 लेवल्स पॉइंट्स 584 पॉइंट्स की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। कुछ नंबर्स आज आने वाले हैं, इस पर भी फोकस होना चाहिए। मेजॉरिटी सेट नंबर्स बैंक्स फाइनेंशियल से जुड़े मोदी वीकेंड आते हुए हमने देखे। आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के भी नतीजे आए। क्वार्टरली अपडेट्स भी आज बीएचईएल थे। बीएचईएल के स्टॉक प्राइस पर भी एक नज़र होनी चाहिए। अपडेट क्वार्टरली काफ़ी पॉजिटिव थे, उसके बाद स्टॉक में मोमेंटम हालांकि डाउनसाइड विजिबल इस वक्त नज़र आ रहा है। और इनफैक्ट अपडेट्स की अगर बात करें, आई में करीब 19% का इजाफा। FY25 में सबसे ज़्यादा कंपनी को ऑर्डर्स, कुल ऑर्डर बुक जो है 2 लाख करोड़ के पार भी देखने को मिली। बीएचईएल के स्टॉक इस वक्त हम देख रहे हैं कोई मोमेंटम अपडेट्स का तो नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन अपडेट्स ये बिल्कुल बता रहे हैं कि नतीजे जब आएंगे वो पॉजिटिव सेट एक दिखाता ज़रूर बीएचईएल नज़र आए। पॉजिटिव सेट है और एक बार एक्सपर्ट से भी बात होगी। FY25 में रिकॉर्ड की अगर बात करें, ऑर्डर बुक्स की अगर बात करें, काफ़ी अच्छा एक्शन, लेकिन आईटीसी पर भी नज़र होनी चाहिए। जिस तरह से डील विंस और डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी स्पेस में वन ऑफ द प्लेयर जो कि काफ़ी अच्छा एक्शन दिखाते हैं। आईटीसी पर न्यूज़ फ्लो के चलते एक फोकस ज़रूर है, हालांकि एक्शन टुवर्ड्स डाउनसाइड ज़रूर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे HDFC लाइफ पोस्ट रिजल्ट्स किस तरह का मूवमेंट दिखा रहे हैं, इस पर HDFC लाइफ के काउंटर को एक बार देख लेते हैं। नतीजे तो ठीक ठाक थे। इन्फोसिस, HDFC बैंक, ICICI बैंक में हमने देखा पॉजिटिव मूव्स, लेकिन HDFC में डाउनसाइड इस वक्त नजर आ रही है। ऑल इन ऑल गोल्ड फाइनेंसिंग और ज्वेलरी काउंटर्स पर एक नज़र ज़रूर रखिएगा, क्योंकि सोना लगातार दिन प्रतिदिन नए शिखर छू रहा है और आज के सत्र में भी बुलियन मार्केट में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। और आज गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी मुथूट फाइनेंस के नतीजे आने वाले हैं। नतीजों से ठीक पहले मुथूट फाइनेंस, मणप्पुरम फाइनेंस पर फोकस होना भी चाहिए। मुथूट फाइनेंस के स्टॉक प्राइस में इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं 2% की तेजी है। दिन के उच्चतम स्तर पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ जरूर नजर आ रहा है 2157 के लेवल्स पर। मणप्पुरम फाइनेंस, दोनों गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स, आज मुथूट फाइनेंस के नंबर, लेकिन साथ साथ ज्वेलरी स्टॉक्स पर भी नजर होनी चाहिए। जिस तरह का ट्रेंड बुलियन मार्केट में हम देख रहे हैं। विश्व मोहन थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, तब उनसे बातचीत करेंगे। सोने चांदी की चाल, नॉन एग्री कमोडिटी, एनर्जी पैक, बेस मेटल्स और साथ ही एग्री कमोडिटीज पर भी, लेकिन बुलियन मार्केट पर खास तौर से नजर जरूर रखनी है। नए शिखर पर सोना जो है पहुंचता हुआ। मणप्पुरम फाइनेंस भी हम देख रहे हैं 0.5% की तेजी जरूर इस वक्त नजर आ रही है। इस बीच हमारे साथ किरण जानी जुड़ गए हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। किरण, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका स्वदेश पर अपना समय देने के लिए शुक्रिया। 24,000 के स्तर निफ्टी में इस वक्त करीब 200 अंकों की तेजी, लेकिन नजरें इस वक्त बैंक निफ्टी पर जारी है। किरण, आपका टेक? सो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट वीक में भी हमने डिस्कस किया था कि जिस तरह से नीचे के लेवल से हमने जो रिकवरी देखी थी और जो एक ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस था 52,000 वो क्रॉस करने के बाद जिस तरह से हमने फॉलो बाइंग भी देखा थर्सडे के दिन और आज एक गैप अप ओपनिंग, साथ ही साथ आप देखोगे तो ICICI HDFC बैंक के जिस प्रकार के रिजल्ट्स आए, तो डेफिनेटली ये तेजी कंटिन्यू रहती है, लेकिन मेरे हिसाब से गैप अप को चेस नहीं करना चाहिए। एक रेजिस्टेंस जो हमने देखा आगे बैंक निफ्टी में वो 54,500 से 54,300 था, उसका ऑल टाइम हाई था। मेरे हिसाब से उस लेवल के आसपास आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए। नई खरीदारी के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। 54,800 54,700 जहां पे मैक्सिमम पुट हम देख रहे थे, तो एक सपोर्ट रहेगा वो।
तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू कोई भी डिप आता है तो आप लॉन्ग कीजिए, अदरवाइज इनके पास भी पोजीशन है, वो अपने ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। और बैंक्स के अंदर स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट कंटिन्यू, तो स्टॉक स्पेसिफिक देखना चाहिए। बैंक निफ्टी के लिए एज ऑफ नाउ करंट मार्केट प्राइस है तो मुझे नहीं लग रहा है कि हमें चेस करना चाहिए। तो चलिए ये इंडेक्स पर एक नजरिया इस वक्त मिलता हुआ, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक फुटेज आपके स्क्रीन पर आपने देखी थी प्लेन लैंडिंग की। दरअसल यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस जो हैं उन्होंने अपने 4 दिवसीय इंडिया के दौरे की शुरुआत की है और वो इस वक्त भारत पहुंचे हैं, दिल्ली पहुंचे। आपको बता दें यूएस वाइस प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में, और जहां पर वो पॉलिसी स्टेटमेंट दे सकते हैं, एक मना सकते हैं यूएस इंडिया टाइज के बीच। सो इम्पॉर्टेंट है ये, और थोड़ी ही देर में सुमिता करीर भी हमारे साथ जुड़ेंगी और उनसे हम बातचीत करेंगे। इस वक्त जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, विदेशी बाजार, विदेशी इकोनॉमी में जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उसके ठीक साथ साथ भारत और यूएस के बीच बातचीत पर खास फोकस है। और इसी कड़ी में यह हफ्ता काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस तरह के ढेर सारे न्यूज़ फ्लोज आएंगे और साथ ही भारतीय शासन जो है वो इस वक्त जो ग्लोबल विदेशी जिस तरह के सिनेरियोज पैन आउट होते हुए दिख रहे हैं, इस बीच भारत और यूएस के बीच बातचीत के दौर और किस तरह की बातचीत निकल कर आती है, इस पर विस्तार से फोकस रहेगा। यह हफ्ता इस तरह के इवेंट्स को लेकर काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है और वक्त वक्त पर जिस तरह के टेक्स हमारे पास आते हुए दिखेंगे, इस पर हम लगातार आपको सारे के सारे अपडेट्स देंगे। लेकिन 4 दिवसीय दौरा जेडी वांस का, जो कि भारत के लिए है, यूएस इंडिया टाइज को लेकर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कमिंग बैक टू किरण, कुछ और स्टॉक्स जहां पर अच्छा एक्शन इस वक्त नजर आ रहा है। थोड़ी देर पहले नौकरी इन्फो एज पर ध्वनि पटेल ने अपनी ऑप्शन की रणनीति बताई थी। इस वक्त अगर आप देखें इन्फो एज के स्टॉक प्राइस में 4%, 4.5% की तेजी देखने को मिल रही है 7010 के लेवल्स पर। अगर किन्हीं की एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं, आपकी राय क्या होगी? सो ओवरऑल अगर इन्फो एज का चार्ट देखें तो मैं ओवरऑल निफ्टी आईटी के ऊपर पहले तो अपना व्यू पॉइंट जाऊंगा कि जिस तरह से निफ्टी आईटी में हमने देखा है कि करेक्शंस आया ऊपर के लेवल के आसपास से, अब जिस जंक्चर के ऊपर निफ्टी आईटी खड़ा है, यहाँ से देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम एक रिवर्सल देखें, और इस रिवर्सल में आप लार्ज कैप एंड मिड कैप आईटी में स्टॉक सिलेक्टिवली जा सकते हो। और हमें लग रहा है कि लेटर हाफ ऑफ दिस ईयर वी कैन सी अ वेरी गुड रिटर्न फ्रॉम आईटी सेक्टर। उसके अंदर हमें इन्फोएज, इन्फोसिस एंड विप्रो, ये तीनों स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। मैं पर्टिकुलरली इन्फोएज की तो इन्फोएज में 7000 का एक अच्छा खासा सपोर्ट बन के काउंटर में हमने देखा था कि 700 तक की रैली आई, और वहां पे बिकॉज ग्लोबल क्यूज वापस स्टॉक ने अपने लोअर लेवल्स को टच किया, लेकिन वहां से जिस प्रकार की रिकवरी है, देयर आर हाई चांसेस कि हम वापस ऊपर में एज ऑफ नाउ 7400, और जैसे ही 7400 का लेवल क्रॉस होता है, एक अच्छी रैली हम 8000 तक की भी देख सकते हैं। तो इन्फोएज वुड बी द प्रेफर्ड पिक, डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहिए। आप इन्फोसिस भी देखिए, रिजल्ट्स के कारण थोड़ा प्रेशर था, एडीआर और सब ग्लोबल मार्केट में हम देख रहे थे कि इन्फोसिस का शेयर नीचे ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज आप मार्केट खुलने के साथ ही लोअर लेवल से जो रिकवरी आई है, और पिछले 10 दिन का जो रेजिस्टेंस था 1440, 1430, उसको अच्छे के साथ क्रॉस किया है। तो देयर आर हाई चांसेस कि इन्फोसिस में भी यहाँ से एक अच्छी खासी रेंज बन सकती है। तो नॉट ओनली फॉर द ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, पर फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव भी आपको लॉन्ग करना चाहिए। 1400 का एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखिए, और ऊपर में कहीं ना कहीं 1630, 1640 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये नजरिया इन्फो एज स्टॉक 4.5% की तेजी के साथ आज के सत्र में कारोबार करता हुआ। लेकिन एक और सेक्टर जहां पर अच्छी खासी तेजी पिछले कुछ महीनों से दिखी है वो है कमोडिटी, और उसमें इन स्पेसिफिक प्रेशियस मेटल मार्केट में सोने में फिर एक बार अच्छी खासी तेजी निकल कर आई है और सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार करता हुआ। के पीछे कौन से वो फैक्टर्स और ट्रिगर्स है जिसके चलते ये तेजी दिखी है, पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ विश्वमोहन जुड़ चुके हैं। विश्वमोहन, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से वो फैक्टर्स है जिसके चलते आज फिर एक बार तेजी दिखी है यहाँ पर? देखिए, सबसे पहले भाव की अगर बात करें तो आज वायदा बाजार में 96,747 का नया हाई बना है। स्पॉट मार्केट में, हाजिर बाजार में, ज्वेलरी मार्केट में ज़्यादातर राज्यों में 1 लाख के ऊपर स्पॉट मार्केट में प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट का भाव हो चुका है। इस साल इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो करीब 29% की तेजी 3 महीने में ही आ चुकी है। पिछले 1 साल में कॉमेक्स पर 45% तक का उछाल देखने को मिल चुका है। तो में इतनी महंगाई आ चुकी है, आज $3400 के बेहद करीब है कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर्स, स्पॉट गोल्ड $3380 के ऊपर है। अब वजह की बात करते हैं तो सबसे बड़ी वजह तो यही है कि
यूएस और चाइना में जिस तरह से ट्रेड वॉर को लेकर चिंता है, ये एक सबसे बड़ी वजह है। उस वजह से अनसर्टेनिटी बनी है। यूएस का डेट लेवल रिकॉर्ड ऊंचाई पे है। यूएस का क्रेडिट कार्ड का जो कर्ज है वो भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। तो साफ स्लो डाउन के संकेत दिख रहे हैं। डॉलर 3 साल के निचले स्तरों पे की डॉलर आ चुका है और इसके पीछे वजह यह है क्योंकि ट्रंप के बीच और यूएस फेड चेयरमैन के बीच तनातनी बढ़ गई है और कहा जा रहा है कि फेड चेयरमैन को हटाने पर ट्रंप विचार कर रहे हैं। इससे जो इन्वेस्टर्स है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स है, उनका यूएस पे भरोसा कम होगा क्योंकि यूएस फेड अपने इंडिपेंडेंस और अपनी आज़ादी के लिए, अपने फैसले के लिए जाना जाता है। अगर सरकार का इस तरह से हस्तक्षेप इस इकॉनमी में बढ़ता है तो डेफिनेटली ये आगे के लिए एक को हॉट कर सकता हूँ। यही सारी वजह हैं जो गोल्ड को लगातार सपोर्ट कर रही है और एक नया हायर हाइज लगातार देख रहे हैं और नया रिकॉर्ड आज भी घरेलू बाजार में नए हाई पे कारोबार कर रहा है। तो कई सारे फैक्टर्स जिसके चलते सोने में अच्छी खासी तेजी पिछले कुछ दिनों से दिखी है। विश्वमोहन, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कमोडिटी मार्केट में काफ़ी कुछ एक्शन, इस पर विस्तार में दिन भर चर्चा करेंगे। लेकिन फिर एक बार फोकस इक्विटी मार्केट्स पर डालते हैं। वो विजुअल्स आपके स्क्रीन पर जहां पर अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट इंडिया आ चुके हैं। अगले 4 दिनों में कई सारे लीडर्स से उनकी बातचीत होगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी आज शाम को मुलाकात करेंगे। टैरिफ वॉर पर क्या कुछ कॉमेंट्री निकल कर आती है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ते हुए नजर आए और बीच इंडिया और यूएस के रिलेशंस पर कुछ कमेंट्री आएगी, उस पर भी सबकी नजर रहेगी। वो विजुअल आपके स्क्रीन पर। लेकिन इस पर डिटेल्स देने के लिए अब हमारे साथ सुमिता जुड़ चुकी है। सुमिता, गुड मॉर्निंग। बताएं क्या कुछ डिटेल्स आपके पास इनके दौरे की और क्या कुछ ऑन द टेबल हो सकता है डिस्कशंस के लिए। जी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट आज हो रही है। वो हो रही है यूनाइटेड स्टेट्स के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस की, जो कुछ ही टाइम में इंडिया में लैंड करेंगे और उनकी मीटिंग होगी आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि ये जो मीटिंग है ये बायलैटरल कोऑपरेशन को लेके हो सकती है। यहाँ पे दोनों साइड्स चर्चा करेगी कि बायलैटरल कोऑपरेशन इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो द टॉक्स विल सेंटर अराउंड एनर्जी कोऑपरेशन, ट्रेड टाइज एक डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट भाग रहेंगे। हो सकता है टैरिफ्स पे भी चर्चा हो क्योंकि का जो ये विजिट है ये 90 डे रिलीव के टाइम पे आ रहा है और टैरिफ की जो पॉलिसी है जो मोशन में है उसके बीच में जो है ये विजिट आ रहा है। उसके अलावा डिफेंस पे चर्चा हो सकती है, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन पे भी चर्चा होगी। ये जो सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं ये कवर करते हैं इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बायलैटरल को। इनफैक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यूनाइटेड स्टेट्स में विजिट किया था अर्लियर दिस ईयर, डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया था कि बायलैटरल ट्रेड जो होगा इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में उसको ले जाया जाएगा $500 बिलियन बाय 2030। तो उस विजिट के बाद ये एक इम्पॉर्टेंट विजिट हो रही है, तो ये इसलिए इस वजह से इम्पॉर्टेंट है। दूसरी वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टैरिफ्स की, जैसे मैंने बताया कि अभी टैरिफ्स पे काफ़ी चर्चा बनी हुई है और जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला है कि एटलीस्ट 70 कंट्रीज आर इन टॉक्स विद द यूनाइटेड स्टेट्स, किसी तरह की डील पे ड्राइव होना चाहते हैं। उसी के साथ भारत भी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट वो नेगोशिएट कर रहा है। उस हिसाब से भी ये इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो चाइना है, चाइना यूएस की टैरिफ और बढ़ती जा रही है। तो एक तरफ जो चाइना है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ अपनी जो पार्टनरशिप है बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वियतनाम हो, कंबोडिया हो, मलेशिया हो या फिर इंडिया के साथ भी उन्होंने ये जताया है। तो इस हिसाब से भी ये विजिट इम्पोर्टेंट बन जाती है। अब देख लेते हैं कि एजेंडा में क्या है। आज जो है जेडी वांस अराइव होंगे कुछ घंटों में इंडिया में। उसके बाद वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से शाम डिनर पे चर्चा करेंगे और उसके बाद जो है वो कल जयपुर के लिए। सुमिता, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अगले 4 दिनों में काफी कुछ कमेंट्री निकल कर आएगी इंडिया यूएस रिलेशंस को लेकर, उस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन इस बीच कुछ डिफेंस शेयरों में अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में दिखी है। कोचिन शिपयार्ड, इस स्टॉक को हम आपके स्क्रीन पर लेके आएंगे। 6.5% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल 1540 के आसपास। और इसके अलावा भारत डायनामिक्स में भी करीब 4% की अच्छी खासी तेजी दिखी है। याद रखें, नुवामा की रिपोर्ट आई थी सेक्टर पर, इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट थी जिसके चलते कई सारे स्टॉक नैनी के साथ फोकस में थे। और कोचिन शिपयार्ड 1540 के आसपास 6.5% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। किरण जी, क्या राय होगी आपकी कोचिन शिपयार्ड और भारत डायनामिक्स, इन दोनों ही डिफेंस और शिप बिल्डिंग रिलेटेड स्टॉक्स पर? तो पहले तो कोचिन शिपयार्ड की अगर हम बात करें तो वो जिस
प्रकार से चार्ट पैटर्न हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक लंबा सा टाइम करेक्शन एंड प्राइस करेक्शन के बाद का ये ब्रेकआउट लेवल हम देख रहे हैं। तो साथ ही साथ डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट, स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी ट्रेड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोचिंग शिपयार्ड में डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना है तो कर सकते हैं। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो 1500 के नीचे का मेंटेन करना है। अगर वो लेवल ब्रेक नहीं होता है तो जरा हाई चांसेस 1700 तक की लेवल कोचिंग शिपयार्ड में देख सकते हैं। दूसरा गार्डन शिप जीआरएससी की बात करें तो यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट, साथ ही साथ अपनी सभी मोमेंटम एंड मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर, मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है। तो 1750 1760 के बीच में आप कीजिए, एक पोजिशनल स्टॉप लॉस 1700 का मेंटेन कीजिए और यहाँ पे जिस तरह के चार्ट पैटर्न है इस 2000 तक की रैली आ सकती है। तो ये नजरिया गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इसके अलावा भारत डायनामिक जैसे कुछ स्टॉक्स में भी आज अच्छी खासी तेजी दिखी है। लेकिन और एक स्टॉक पर नजर डालेंगे, क्वेस्ट कॉर्प, 5% की तेजी यहाँ पर। और याद रखें थ्री वे डीमर्जर कुछ महीनों पहले ही कंपनी का कंप्लीट हुआ। 365 के आसपास स्टॉक, 345 के आसपास कारोबार करता हुआ क्वेस्ट कॉर्प स्टॉक पर आपकी क्या राय होगी किरण सर? तो क्वेस्ट कॉर्प की अगर हम बात करें तो डेली प्राइस चार्ट के ऊपर हम देख रहे हैं कि एक बड़ा सा गैप डाउन, वहां से कंटिन्यूसली अब अपर सर्किट लग रही है। सो ओवरऑल जिस प्रकार के चार्ट पैटर्न है नीचे में, जब तक ये स्टॉक 310 320 का ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। आप 310 के स्टॉप लॉस से पोजीशन कर सकते हैं। ठीक है, 310 रुपए का स्टॉप लॉस, क्वेस्ट कॉर्प 5 के अपर सर्किट पर फिलहाल ये लॉक है। बाजार की तेजी बनी हुई है, कोई प्रॉफिट नहीं है। 5 सत्र की तेजी हो गई है। विदेशी बाजारों संकेत थोड़े से ढीले थे। चाइना ने धमकी दी है बाकी देशों को कि अगर वो उसकी कीमत पर अमेरिका से अपने ट्रेड टाइज को इंप्रूव करते हैं या फिर बढ़ाते हैं तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बाजार में कोई तनाव उसका नहीं है। 24,000 के ऊपर मजबूत निफ्टी है और 1.25 अंकों की निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब 1000 अंकों की तेजी हो गई निफ्टी में। 55,232। अभी ऐसा लगता है कुछ दिनों पहले की बात है कि हम 48,000 के लेवल देख रहे थे निफ्टी बैंक में और देखिए देखते देखते 55,000 के आंकड़े को भी पार कर लिया, चाय पर जाकर ट्रेड कर रहा है। किरण जी, एक और शेयर जिसकी रफ्तार बहुत गजब की तेज रही है और वो है डिक्सन टेक का। हमने 13,000 रुपए के नीचे के भाव देखे थे, लेकिन पिछले अगर आप 7 से 8 सत्र के अगर चाल को देखेंगे तो करीब 25% के आसपास की तेजी हम डिक्सन टेक में देख रहे हैं, जबकि टिकट साइज शेयर का है 15,500 रुपए के ऊपर का भाव हो गया डिक्सन टेक का। और तेजी यहां से होगी या फिर जिनको मौका मिला था 12,500 13,000 के आसपास एक राउंड की प्रॉफिट चेकिंग कर लें वो? सो ओवरऑल जिस प्रकार के चार्ट पैटर्न डिक्सन के अंदर हम देखने को मिल रहे हैं, मेरे हिसाब से जिनके पास है उनको होल्ड रखना चाहिए। काउंटर लंबे समय के बाद अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो 15,400 के आसपास के स्टॉप लॉस के होल्ड रखना चाहिए। अग्रेसिव स्टॉप लॉस है, लेकिन ओवरऑल जिस प्रकार के चार्ट पैटर्न है 15,400 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड रखिए और जिस तरह का एक्शन है देयर आर चांसेस कि ऊपर में 16,500 से 17,000 तक के टारगेट भी आप देख सकते हैं। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए। ठीक है, होल्ड रखने की सलाह है डिक्सन टेक कर। बाजार की तेजी में आज जो कंजम्पशन वाले शेयर हैं वो थोड़े से हम कह रहे हैं कि निराश कर रहे हैं। टाटा कंज्यूमर हो गया, नेस्ले, HUL, ITC, थोड़ा सा अगर इससे और ब्रॉड कर लें, टाइटन भी थोड़ा थोड़ा कमजोर आपको दिखेगा। ये कुछ गिरावट वाले शेयर हैं। 3 शेयर निफ्टी में ऐसे हैं जहां पर आपको 1% से ज्यादा की कमजोरी दिखेगी। कंजम्पशन में कहीं कोई कॉन्ट्रा बाय की सलाह देंगे किरण जी आप? किसी को मान लीजिए इस कमजोरी का फायदा अगर ट्रेड करना हो तो इस कमजोरी में ITC काफी अच्छा शेयर लग रहा है। ITC का चार्ट पैटर्न आप देखोगे तो ओवरऑल 425 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था, उसी रेजिस्टेंस के बीच में ये काउंटर ट्रेड कर रहा है और अपनी जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है 20 and 50 वहां पे गोल्डन क्रॉसओवर पॉसिबल है। मोमेंटम इंडिकेटर भी सपोर्ट ले रहा है, तो मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ITC के अंदर ये गिरावट का मौका ढूंढना चाहिए। 420 के आसपास आप लॉन्ग कर सकते हो। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस 410 का मेंटेन कर रहा है और जिस प्रकार के चार्ट पैटर्न है वापिस ऊपर में आप 435 440 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ITC को लेकर ये एक सेगमेंट और है जहां आज हम रौनक देख रहे हैं, वो है पावर ब्लॉक्स। अडानी पावर,
NHPC, टाटा पावर, यहाँ पर भी मजबूती है। और देखिए ये ना गर्मियों का फ्लेवर है पावर स्टॉक्स। पावर की जो पूरी की पूरी वैल्यूएशन है वहां पर हमने पैसे बनते हुए देखे हैं। एसी वाले शेयर भी थे, आपको याद होगा। तो पावर स्टॉक्स में किरण जी ऐसा लगता है कि कम से कम ये 3 महीने कम से कम तो प्ले है। अभी भी स्ट्रीम होनी चाहिए। जो हम फंडामेंटल एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे हैं वो भी यही बता रहे हैं। जरा टेक्निकल चेक करके बताइए कोई एक शेयर जहां पर आपके हिसाब से बढ़िया मौके बन सकते हो। तो PSU कंपनी के अंदर पावर कॉर्पोरेशन यानी कि पावर ग्रिड हो या तो NTPC हो, दोनों काफी अच्छे लग रहे हैं। दोनों में पैटर्न है, कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट। पावर में आप देखोगे तो कप एंड हैंडल के साथ साथ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट भी है। तो कहीं ना कहीं पावर ग्रिड के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार का ओवरऑल चार्ट पैटर्न है, जो सपोर्ट था 310 300, उसके नीचे जाती काउंटर में एक अच्छा करेक्शन आया, वापिस अब 310 300 पर ट्रेड कर रहा है। तो 300 के स्टॉप लॉस के साथ पावर मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए। 300 पे जब तक ब्रेक नहीं करेगा, देयर आर चांसेस कि हम 350 तक की रैली पावर ग्रिड में देख सकते हैं। NTPC में भी सिमिलर चार्ट 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। रेजिस्टेंस एक जो है वो 370 है। जैसे ही 370 क्रॉस करेगा उसके बाद डेफिनेटली 400 तक की रैली आपको NTPC में भी देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से पावर ग्रिड एंड NTPC दोनों में ध्यान रखना चाहिए। इसी पावर ग्रिड, ये 2 शेयर आपके लिए किरण जी की तरफ से तेजी के सौदे। जहां से फिसला था पावर ग्रिड वहां तक जाने की फिर से कोशिश करेगा। चलिए किरण जी, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम शेयरों पर अपनी राय दी, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, कमाई करने में मदद की। थैंक यू सो मच सर। फिर आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। लेकिन 10 के बाजार की चलिए शुरुआत कर लेते हैं। इस वक्त